अयम निजः परो अयम निजः परो गणना लघुचेतसां उदार चरितानां तु वसुधैव कुटुंबकम। आप सभी को नमस्कार। मैं उमेश कुमार प्रजापति उर्फ फलक आज समावेशी साहित्य संस्थान के इस आभासी गोष्ठी में आप सभी विद्वानों का, शोधार्थियों का, अध्येताओं का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। वसंत ऋतु के आगमन और गणतंत्र दिवस पर आयोजित इस आभास जिसका विषय है हिंदी के साहित्य इतिहास में 21वीं सदी नामकरण की प्रासंगिकता। और आज इस विषय पर मुख्य वक्ता के बतौर हमारे विद्वान जुड़ चुके हैं और अन्य अध्यक्ष महोदय एवं अन्य सभी लोग जुड़ चुके हैं। मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। मैं थोड़ा सा एक पृष्ठभूमि जो हमारी संस्था है समावेशी साहित्य संस्था, यह आधुनिक हिंदी साहित्य के काल विभाजन के लिए एक समर्पित संस्था है और विगत करीब 1 वर्षों से यह लगातार इसके लिए काम कर रही है। और इस संस्था का सौभाग्य है कि इसमें कई विद्वान, इसकी कार्यकारी समिति है, कार्यकारी समिति के अंतर्गत कई उप समितियां हैं जिसके अंतर्गत कई विद्वान, अखिल भारतीय स्तर के कई विद्वान इसमें लगातार मनन चिंतन करते हुए आधुनिक हिंदी साहित्य के काल विभाजन के लिए लगातार प्रयासरत हैं। और हम लोगों केंद्रीय कार्यकारी समिति ने यह निश्चय ली थी कि हम लोग प्रत्येक माह एक आभासी संगोष्ठी आयोजित करेंगे जिसमें हमारे जो युवा वर्ग हैं, जो विशेष रूप से शोधार्थी और परास्नातक के विद्यार्थी हैं, उनको जोड़ेंगे और साथ साथ जो विद्वान हैं, हिंदी साहित्य के जो विद्वान हैं, उनके माध्यम से एक हम लोग व्याख्यान आयोजित करेंगे ताकि हम सभी इस विषय जिसको लेकर हम एक चिंतन परंपरा चला रहे हैं, इसके संबंध में हम लोग कुछ अपनी ज्ञान चेतना को बढ़ाएं और इसके लिए हम कुछ काम करें। तो मैं अब सीधे तौर पर कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आज के इस कार्यक्रम के स्वागत उद्बोधन के लिए श्रीमती क्षिप्रा चौबीसा, आप शोधार्थी हैं मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर राजस्थान से। इसके साथ साथ आप एक सक्रिय अध्येता भी हैं और लगातार साहित्य सृजन कर रही हैं। मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और आपसे आग्रह करता हूं कि आज के कार्यक्रम की शुरुआत अपने स्वागत उद्बोधन से करें। हार्दिक स्वागत है। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदी 21वीं सदी में हिंदी साहित्य का नामकरण शब्द ब्रह्म है, अर्थ शक्ति, सजन की शाश्वत साधना, साहित्य व दीप है जो मिटाता मन की यातना। 21वीं सदी के द्वार पर खड़ी है हिंदी, नव श्रृंगार में बदल रहा है युग का नाम संवेदना के विस्तार में। सादर अभिवादन। मैं शिप्रा चौबीसा, मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर के शोधार्थी हूँ। आज की इस आभासी संगोष्ठी में आप सभी प्रबुद्ध मनुष्यों, विचारकों और साहित्य साधकों का हृदय की अतल गहराइयों से स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। आज की विमर्श का विषय अत्यंत सामायिक और गंभीर है, 21वीं सदी के हिंदी साहित्य का नामकरण। साहित्य का इतिहास केवल कालखंडों का विभाजन नहीं होता, बल्कि वह युग की चेतना का प्रतिबिंब होता है। आचार्य शुक्ल से लेकर हजारी प्रसाद द्विवेदी तक हमने साहित्य को वीरगाथा, भक्ति और रीति के सोपानों से गुजरते देखा। किंतु आज जब हम 21वीं सदी के तीसरे दशक में खड़े हैं, तो प्रश्न उठता है कि इस काल को हम किस संज्ञा से अलंकृत करें। अंत में मैं अपनी वाणी को इन पंक्तियों के साथ विराम देना चाहूंगी। साहित्य का नामकरण चाहे जो भी हो, उसका लक्ष्य सदैव हित ही होना चाहिए। नामों के घेरे छोटे हैं, नामों के घेरे छोटे हैं, विस्तार बड़ा है भावों का। साहित्य वही जो मरहम बन उपचार करे सब घावों का। 21वीं सदी की हिंदी विश्व पटेल की धड़कन है। सृजन यज्ञ की इस वेदी पर आप सभी का अभिनंदन है। पुनः आप सभी का अभिनंदन करते हुए बहुत बहुत धन्यवाद। इतने सुंदर स्वागत उद्बोधन के लिए आपका भी विशेष रूप से आभार, धन्यवाद। किसी भी कार्यक्रम की नींव जब अच्छी पड़ती है तो आगे का कार्यक्रम उससे भव्यता की तरफ प्राप्त होती जाती है। तो एक बार पुनः मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं और रुक करता हूं आज के विषय हिंदी के साहित्य इतिहास में 21वीं सदी नामकरण की प्रासंगिकता पर। आज मुख्य वक्ता के बतौर डॉक्टर गंगा प्रसाद शर्मा गुणशेखर साहब जुड़े हुए हैं। मैं सर से आग्रह करूं उसके पहले मैं सर का एक संक्षिप्त परिचय मैं इस पटल पर रखना चाहूँगा, चूँकि सर पहली बार इस पटल से जुड़ रहे हैं और अपने व्याख्यान के माध्यम से कुछ नई दृष्टि हमारी इस सोच को प्रदान करेंगे। आप मूलतः सीतापुर उत्तर प्रदेश के हैं और लगातार हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, उर्दू और फारसी
भाषाओं के लिए आप समर्पित विद्वान हैं। कुछ आपकी सक्रियता यूं हम देख सकते हैं कि आपकी कई पुस्तकें प्रकाशित हो चुके हैं, जिसमें सप्तपदी और समय की शिला पर, मेरी सोई हुई संवेदना जो कविता संग्रह है, हर जमा योजना प्रधान के हरम में यह गजल संग्रह है, अफसर का कुत्ता, पुलिसिया व्यायाम ये काव्य संग्रह है, आधुनिक भारत के बहुरंगी दृश्य, भारतीय आईएएस अधिकारियों के द्वारा लिखित निबंधों का एक आपने संपादन भी किया है। इस प्रकार से कई पुस्तकें आप सृजन किए हैं अपनी सक्रियता के बतौर। आपको आपकी सक्रियता, साहित्य के क्षेत्र में आपकी सक्रियता को देखते हुए कई सम्मानों से आपको सम्मानित एवं पुरस्कृत भी किया गया है, जिसमें से साहित्य शिरोमणि सम्मान, तुलसी सम्मान आदि विशेष महत्वपूर्ण है। तो मैं सर का बहुत ही सम्मान के साथ यहाँ पर स्वागत करता हूँ और सर से आग्रह करता हूँ कि आज इस विषय पर अपने व्याख्यान से हम सभी को लाभान्वित करें। हार्दिक स्वागत है सर। बहुत बहुत आभार आपका, धन्यवाद कि आपने अवसर दिया। परम सम्मानीय श्रीयुत और इस जो परिषद है इसके अध्यक्ष श्रीयुत अखिलेश निगम जी, डॉक्टर आनंद जी, क्षिप्रा जी, उमेश कुमार जी और अन्य सम्मानित बंधु, हिंदी के साहित्य इतिहास में नामकरण की समस्या आज नहीं है, बहुत पहले से रही है। आदिकाल से ही ये द्वंद्व चलता आ रहा है। आदिकाल को कोई वीरगाथा काल कहता रहा, कोई सिद्ध सामंत काल कहता रहा, ऐसे तरह से बहुत विवाद हुए और अंततः जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जैसे व्यक्तित्व का भी दिया गया वीरगाथा काल सबने खारिज करके उसको आदिकाल कहा। और ये जो है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने जो नाम दिया उसको लोगों ने अधिक उचित और अधिक प्रासंगिक माना। तो नामकरण कितने भी कर लिए जाएं, समय और समाज उसको अस्थायित्व देता है। मुझे लगता है कि कहीं भी नाम दिया गया हो, जैसे डॉक्टर रघुवीर जी ने जो है जो हिंदी के नामकरण किए, हिंदी की बहुत सारी समस्याओं को हल करने का प्रयास किया, बहुत सारे नाम दिए, जैसे आकाशवाणी दिया, दूरदर्शन दिया, ये नाम तो चले, लेकिन ट्रेन के लिए सयान नाम दिया, वो नहीं चला। और उसके शयनयान चल गया, जिसपे जो उसमें ट्रेन में जो सीट्स होती हैं उनके लिए। तो ये जनता के ऊपर निर्भर करता है, समय और समाज के ऊपर निर्भर करता है कि आपके दिए हुए नामों में से कौन सा नाम वो स्वीकार करती है। और आकाशवाणी बहुत ही चर्चित नाम हो गया, बहुत सुंदर लगता है, दूरदर्शन बहुत सुंदर लगता है। ऐसे हजारों नाम जो है उन्होंने डॉक्टर रघुवीर जी ने दिए थे और उनकी पूरी इस नामकरण की प्रक्रिया को बहुत लोगों ने उपहास का भी विषय बनाया, कहा कि जो है ये रघुवीरी हिंदी है। लेकिन कठिन से कठिन, सरल से सरल, वास्तव में कोई शब्द कठिन और सरल नहीं होता, कोई नाम कठिन या सरल नहीं होता, उसकी पहचान हमको नहीं होती, उसकी समझ नहीं होती, उसका परिचय नहीं होता, इसलिए वो कठिन और सरल होता। नहीं तो आकाशवाणी कोई बहुत सरल नाम नहीं है, वो बहुत चर्चित है। दूरदर्शन बहुत सरल नाम नहीं है, बहुत चर्चित है। तो आदिकाल से लेकर के और बाद के जितने भी काल का निर्धारण किया गया, और आचार्य रामचंद्र शुक्ल से लेकर डॉक्टर नगेन तक एक लंबा इतिहास है। गणपत चंद्र गुप्त का वैज्ञानिक इतिहास लिखा गया है। और जो है शुरू में सबसे पहले हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वालों में फ्रेंच विद्वान गार्सन तासी हैं, फिर ग्रियर्सन है। ग्रियर्सन के बाद बहुत सारी लंबी श्रृंखला में अपने जो है सेंगर साहब आते हैं और शिव सिंह सरोज लिख करके वो एक प्रक्रिया शुरू करते हैं। तो हिंदी साहित्य के इतिहास के लेखन की प्रक्रिया समृद्ध भी है, लंबी भी है, विवादास्पद भी रही है। रीतिकाल के लिए किसी ने श्रृंगार काल कहा, किसी ने कोई काल कहा, कला काल कहा। तो हमारे आज के समय में सबसे ज्यादा समस्या रही है आधुनिक काल में। आधुनिक काल को गद्य काल की संज्ञा दी गई, जो सबसे उचित लगी, और गद्य काल उसको स्वीकार कर लिया गया। उसमें भी डॉक्टर भारतेंदु जो हरिश्चंद्र है, उनके समय से जो सबसे पहला काल आया भारतेंदु के नाम से, तो हर विधा को भारतेंदु में जोड़ दिया गया। कभी कभी व्यक्ति के नाम से काल का नामकरण होता है, कभी प्रवृत्ति के नाम से काल का नामकरण होता है, कभी किसी राजा के नाम से नामकरण हो जाता है, कभी साहित्यकार के नाम से नामकरण हो जाता है।
तो नामकरण का कोई एक आधार भी नहीं रखा जा सकता कि केवल इसी आधार पर किसी कालखंड का नामकरण किया जाएगा। तो अभी जो हमारी जो आज की जो गोष्ठी है, इसका जो विषय है हिंदी के साहित्य इतिहास में 21वीं सदी और उसके साथ जुड़ा है उप विषय नामकरण की प्रासंगिकता। बहुत प्रासंगिक है नामकरण, क्योंकि जब भूखी पीढ़ी की कविता, जब जो है कविता को बहुत सारे नाम दिए जा रहे थे और उस नामकरण में कोई नाम टिक नहीं रहा था, तो उसके बीच से एक नाम उभर कर आया, समकालीन कविता, समकालीन उपन्यास, समकालीन कहानी, समकालीन कथा साहित्य, इस तरह से समकालीनता। और वो 80 के दशक में ऐसी प्रक्रिया शुरू हुई। लेकिन वो समकालीनता कितनी लंबी होगी? आज 80 के बाद से 45 साल हो चुके हैं, 46वां साल चल रहा है, तो कब तक हम समकालीनता को, कितना लंबा कालखंड देंगे समकालीनता को? हमारे एक मित्र हैं, बहुत बड़े रहे हैं, बहुत बड़े साहित्यकार, अभी इस दुनिया में नहीं हैं। तो वो जो है कहा करते थे, उनकी धर्मपत्नी आई और उन्होंने कहा कि अभी जो आई थी कोई 5 साल पहले, उनके भतीजे की शादी हुई थी, अभी उनको बेटा हुआ है। तो उन्होंने बहुत बढ़िया बात कही कि ये तुम्हारा अभी कितना लंबा है, कितने साल का है, 1 साल का, 2 साल का, 5 साल का? तो समकालीनता का जो कालखंड है वो बहुत लंबा खींचा जा रहा था। ऐसे में हमारे आदरणीय श्रीयुत अखिलेश निगम जी ने जो प्रयास किया है, समावेशी नाम दिया, मुझे लगता है ये नाम देना बहुत ही प्रासंगिक है, बहुत ही उचित है, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजों का समावेश हो रहा है। अभी आज के साहित्य में विमर्श बहुत ज्यादा हो गए, जैसे स्त्री विमर्श हो गया, और उसके साथ साथ दलित विमर्श हो गया, ट्रांसजेंडर विमर्श बहुत चर्चित रहा है, जिसके बहुत बड़े कथाकार हमारे मित्रवर महेंद्र भीष्म जी हैं, और उन्होंने इस विमर्श को बहुत आगे बढ़ाया। दलित विमर्श को बहुत आगे बढ़ाया गया। ऐसे धीरे धीरे करके और भी बहुत सारे विमर्श आए। आदिवासी विमर्श आया, दलित विमर्श जब आया तो उसके साथ आदिवासी विमर्श आया। तो साहित्य में इतने सारे विमर्श आए, और शिल्प का विमर्श, और मुझे लगता है कि जो जादुई यथार्थ है और डॉक्यूमेंट्री फिल्म और फिक्शन को मिलाकर लिखा जा रहा जो डॉक्यू फिक्शन है, तो इस तरह से बहुत सी चीजों का समावेश एक साथ हो रहा है। यथार्थ के साथ जादू का समावेश, तो जादुई यथार्थ हो गया। शैलियों का बहुत सारा बहुकथावाची जो है इस समय लिखा जा रहा है साहित्य। एक कथा जो है के साथ दूसरी उपकथा के साथ तीसरी उपकथा, और इस तरह से बहुत सारी उपकथाओं को लेकर के एक बहुत ही सुंदर शैली में कई शैलियों का समावेश करके, कहीं उसमें पत्र शैली है, कहीं डायरी शैली है, कहीं संस्मरण शैली है, तो इस तरह बहुत सारी शैलियों का समावेश किया जा रहा। तो मुझे लगता है बाजारवाद और उपभोक्तावाद, यानी दर्शन के साथ साहित्य में बाजारवाद भी आ रहा है, बहुत प्रभावी ढंग से उपभोक्तावाद भी आ रहा है। तो इन सबका समावेश साहित्य में हो रहा है। मुझे लगता है कि जो समावेशी शैली है साहित्य की, उसके आधार पर इसका जो नामकरण किया जा रहा, तो फिर प्रवृत्ति की ओर नामकरण लौट रहा, प्रवृत्ति के आधार पर। जैसे भक्ति काल का नामकरण हुआ प्रवृत्ति के आधार पर, तो प्रवृत्ति के आधार पर होने के कारण कि उसकी भक्ति की प्रवृत्ति अधिक थी, और वो भक्ति की प्रवृत्ति होने के कारण, चाहे वो सगुण भक्ति काव्य धारा हो, चाहे निर्गुण भक्ति काव्य धारा हो, तो वो शैली इधर लौटी है। और जैसे डॉक्टर जो है आचार्य शुक्ल और डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, इन सब ने जो प्रवृत्तियों के आधार पर बल देने का प्रयास किया था, मुझे लगता है कि वो फिर से आवश्यकता महसूस हुई है, और समावेशी चरित्र और समावेशी प्रवृत्ति जो आज की साहित्य की है, सबको मिलाकर, अब पहले वादों के आधार पर, जैसे कोई प्रगतिवाद लेकर चल रहा है तो उसमें मार्क्स का ज्यादा प्रभाव आ रहा है, कोई जो है रोमांस को अधिक महत्व दे रहा है, रहस्य को कोई बहुत अधिक महत्व दे रहा है। तो इस तरह करके जो बहुत सारी प्रवृत्तियां थी जिनके नामकरण के आधार बन रहे थे, मुझे लगता है कि जो 21वीं सदी का साहित्य है वो समावेशी चरित्र का साहित्य है, समावेशी प्रवृत्ति का साहित्य है। इसमें केवल यथार्थ नहीं है, इसमें मैजिकल रियलिज्म है, इसमें कंटेंट बहुत ज्यादा है, और इसका कारण आज ये बन रहा है कि हर हाथ में स्मार्टफोन है, और स्मार्टफोन ने साहित्य को बहुत अधिक अप्रोच वाला, बहुत अधिक पहुंच वाला बना दिया है। अब जो है ड्राई एंकर और
उसमें जो है विजुअल एंकर की अलग अलग कोई पहुंच नहीं है, उपस्थिति नहीं है। अब सब एक में हो गए हैं। वही व्यक्ति ड्राई एंकर का काम करता है, वही व्यक्ति विजुअल एंकर का काम करता है, क्योंकि वो जो उसके पास एक स्मार्टफोन है। अब डिजिटल दुनिया हो गई, तो साहित्य भी डिजिटल हो गया है। तो मुझे लगता है कि केवल किताबों तक साहित्य सीमित नहीं रहेगा, यह भी एक प्रकार का समावेशी चरित्र है। अब वो साहित्य हमारा पुस्तकों में भी है, पत्रिकाओं में भी है। समाचार पत्रों से तो भले ही गायब हो गया है, लेकिन पत्रिकाएं भी प्रकाशित हो रही हैं। उससे ज्यादा साहित्य आज हमारा मोबाइलों पर है, संचरित हो रहा साहित्य, चल रहा साहित्य। तो मुझे लगता है कि यह भी एक प्रकार से जो है समावेश है। मुझे लगता है कि इनको भी साहित्य में स्थान देना पड़ेगा, इनके महत्व को भी साहित्य में रेखांकित करना पड़ेगा। और ये तभी हम कर पाएंगे जब हम इसके समावेशी चरित्र को समझ सकेंगे, उसके महत्व को समझ सकेंगे, उसकी प्रासंगिकता को लेकर हम चल सकेंगे। पब्लिक सेंसिटिविटी बढ़ी है साहित्य में, और जब पब्लिक सेंसिटिविटी बढ़ती है तो ये जितने संसाधन हैं इनका भी महत्व बढ़ जाता है। तो मुझे लगता है कि जो केवल वाद महत्वपूर्ण अब नहीं रह गया है, केवल केवल व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं रह गया है, केवल यथार्थ महत्वपूर्ण नहीं रह गया है, इसकी कथन शैली भी बहुत महत्वपूर्ण हो गई है। तो इन सबका समावेश करके एक सुंदर साहित्य का सृजन आज हो रहा है, और उस सुंदर साहित्य के सृजन में जब हम उसका नामकरण करने के लिए सोचते हैं तो समावेशी काल बहुत ही उपयुक्त और बहुत ही संतोषजनक नाम हमारे सामने आता है। अब 21वीं सदी महाकाव्यों या औपन्यासिक महाकाव्यों की सदी नहीं है। अब कामायनी महाकाव्य, साकेत महाकाव्य, गोदान और मैला आंचल जैसे औपन्यासिक महाकाव्य या महाकाव्यात्मक उपन्यास लिखे जाने का समय नहीं है, क्योंकि पढ़ने के लिए इतना समय लोगों के पास नहीं है। तो यह भी यानी उस तरह का महाकाव्यात्मक चरित्र जरूर हो, लेकिन उसकी जो सीधे यथार्थ से अप्रोच भी हो। तो ऐसे उपन्यासों की आवश्यकता है। ऐसे महाकाव्यात्मक कथानक तो हो, लेकिन उतना लंबा उसका फलक न हो, उतना लंबा समय पढ़ने के लिए लोगों के पास नहीं है। तो उस तरह की अप्रोच वाला साहित्य कविता में, कहानी में, कथा साहित्य की और भी दूसरी विधाओं में या कथेतर विधाओं में, चाहे वो संस्मरण हो, चाहे यात्रा वृत्त हो, चाहे रेखा चित्र हो, इनमें सब में लिखे जाने की जरूरत है। और वो लिखा भी जा रहा है, इसलिए समावेशी नाम इसका दिया जाना बहुत उचित है। क्योंकि आज का गांव ग्लोबल गांव है। आज कोई भी परिवर्तन होता है दुनिया में, कहीं भी ट्रंप ने किसी को पकड़वाया, किसी राष्ट्रपति को, तो गांव गांव तक ये खबर फैल गई। पहले समय लगता था, तो वो साहित्य में तुरंत आ रहा है। तो मुझे लगता है कि जो ये समावेशी चरित्र है साहित्य का, अब त्यागपत्र जैनेन्द्र का वो त्यागपत्र, राही मासूम रजा का आधा गांव, शेखर आगे की शेखर एक जीवनी, या श्रीलाल शुक्ल का राग दरबारी, अंतिम अरण्य निर्मल वर्मा का, या नौकर की कमीज विनोद कुमार शुक्ल की, मतलब अपने समय में बहुत महत्वपूर्ण थे ये। लेकिन आज के समय में अब वो उतने 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 प्रभावशाली नहीं रहे। उनका महत्व नहीं खत्म हुआ है, उनकी प्रासंगिकता नहीं खत्म हुई, लेकिन उस पर असर पड़ा है। और असर इसलिए पड़ा है क्योंकि अब जो पढ़ने लिखने का चरित्र है वो चलते चलते पढ़ लेने का है, स्क्रीन पर पढ़ लेने का है। तो जब तक हमारा जो साहित्य है समावेशी चरित्र का साहित्य नहीं होगा, तब तक ये जो है जनता उसको, जो पब्लिक सेंसिटिविटी है, उससे जोड़ नहीं पाएगी इसको। तो इस तरह का चरित्र जब साहित्य का हो रहा है, साहित्य का चरित्र बदल रहा है, साहित्य की प्रवृत्ति बदल रही है, साहित्य की रीति और नीति बदल रही है, तो और सब समावेशी हो रहा। दूसरे देशों का साहित्य भी हमारे साहित्य में घुल मिल रहा है, दूसरे देशों की शैली भी हमारे साहित्य में घुल मिल रही है। आश्चर्यजनक ढंग से ये सब परिवर्तन हो रहे हैं, और ये सब परिवर्तन करने में हमारा जो स्मार्टफोन है महती भूमिका निभा रहा। सांस्कृतिक विस्थापन का युग है, पर्यावरण विमर्श इस समय चल रहा है, और जब पर्यावरण विमर्श चल रहा है तो उसमें हमको पूरी दुनिया को, या जो मतलब पर्वत जो पिघल रहे हैं, इन सबको साहित्य में स्थान दे रहे हैं। तो यह भी समावेशी चरित्र है साहित्य का, और उसको स्थान मिल रहा है। पहले बाल साहित्य की मुख्य धारा से अलग था। स्त्री और दलित का साहित्य जो है, वृद्ध विमर्श वाला साहित्य अलग था, थर्ड जेंडर वाला विमर्श अलग था, ओबीसी वाला विमर्श अलग था। ये सब हाशिए पर थे।
पर्यावरण विमर्श, वन्य जीवन संकट का जो विमर्श है, ये सब हाशिए पर थे, लेकिन ये सब हाशिए से अब केंद्र में आ गए। तो जब केंद्र में आ गए तो इसका मतलब है कि जो मुख्य प्रवृत्ति जो पहले थी और जो हाशिए की प्रवृत्ति अब एक में मिल रही है, घुल मिल रही है। तो जब जब इन साहित्यिक प्रवृत्तियों का चरित्र घुल मिल रहा है, समावेशी हो रहा है, तो नाम देने में हमें कोई समस्या नहीं लग रही है। और मुझे लगता है कि इसकी प्रासंगिकता नामकरण की बहुत तीव्रता से बढ़ रही है। बहुकथावाची साहित्य लिखा जा रहा है, बहुकेंद्रीय कथानकार हैं, तो जब तक समावेशी चरित्र नहीं होगा तो बहुकेंद्रीय कथानक वाला साहित्य कैसे स्थान पाएगा? मुझे मुझे बहुकथावाची साहित्य जो है कैसे स्थान पाएगा? सब अलग अलग खिचड़ी, अलग अलग राग आलापेंगे। इसलिए जो समावेशी नामकरण है वो ज्यादा उचित है। और दूसरी भाषाओं का भी घालमेल हो रहा। अब ये कोई शर्त नहीं रह गई है कि केवल संस्कृत से ही शब्द लिए जाएंगे। अब तो अंग्रेजी के बहुत सारे नामकरण हिंदी में आ रहे हैं। अंग्रेजी के जैसे उसमें जो है अंग्रेजी का नाम दिया, साहित्य पूरा है। अब सार्त्र और कीट्स ही केवल हमारे साहित्य को प्रभावित नहीं करेंगे, अब राउलिंग प्रभावित करेंगे, पाउलो कोएलो प्रभावित कर रहे हैं, यान मैकवान प्रभावित कर रहे हैं, और रिक रियोर्डन प्रभावित करते हैं, क्वेंटिन टारबिटेनो और जोनाथन फ्रेंजेन हमारे लिए महत्वपूर्ण हो चुके हैं। तो जब ये सारे लोग बहुत महत्वपूर्ण हो चुके हैं, अंतर्राष्ट्रीय महत्व के लोग महत्वपूर्ण हो चुके हैं और हमारे साहित्य को बहुत गहराई से प्रभावित कर रहे हैं, दूसरी भाषाएं हमारे साहित्य को बहुत गहराई से प्रभावित कर रही हैं, तो भाषाओं का भी समावेशीकरण हो रहा है, दूसरी शैलियों का भी समावेशीकरण हो रहा है, दूसरी जो संस्कृतियों का साहित्य लिखा जा रहा है उसका समावेशीकरण हो रहा। तो मुझे लगता है जब हर तरफ से समावेशीकरण हो रहा है साहित्य के भीतर, तो ये नाम इसका जो है बहुत उचित और तर्कसंगत प्रतीत होता है। ये आधुनिक जो 21वीं सदी का काल है, 2001 से लेकर, और ये आगे कब तक चलेगा, ये इसके ऊपर बहुत अधिक बल देने की जरूरत नहीं है। अपने आप प्रवृत्तियां बदलेंगी, अपने आप नया नामकरण कोई आएगा। लेकिन 2001 से 2025 तक के साहित्य का जो चरित्र है, जो प्रवृत्ति है, उसकी संगतियां और विसंगतियां हैं, उसके भीतर की जो असंगतियां हैं, मनुष्य के भीतर का जो द्वंद्व है, उसके भीतर का जो एकाकीपन है, और उसके भीतर जो लोगों से जुड़ने की अब इच्छा जाग रही, एकाकीपन बहुत ज्यादा है और समाज से कटाव बहुत ज्यादा है, लेकिन वो कटाव जुड़ाव भी पैदा कर रहा है, समाज से जुड़ने की प्रवृत्ति भी पैदा कर रहा है। तो ये समावेशीकरण है एक प्रकार से। दोनों स्थितियां एक साथ हैं, समाज से कटना भी चाह रहा व्यक्ति, समाज से जुड़ना भी चाह रहा। समाज से कटना इसलिए चाह रहा है कि उसके पास इतना समय नहीं है, समाज से जुड़ना इसलिए चाह रहा है कि उसके भीतर की जो इंस्टिंक्ट है, मूल प्रवृत्ति है, मानव के मानव से जुड़ाव की, संस्कृतियों से संस्कृतियों की जुड़ाव की, वो बहुत गहरी संवेदना लिए हुए है। और वो संवेदना इंसान की इंसान से जुड़ने की जो है वो साहित्य को समृद्ध बनाती है, साहित्य को रिच बनाती है। तो मुझे लगता है कि ये जो साहित्य की प्रकृति है, प्रवृत्ति है, समावेशी चरित्र है, ये सब बहुत महत्वपूर्ण रख रहे हैं और यही हमारी आज की जो प्रासंगिकता है उसको बढ़ा रहे हैं। मुझे लगता है कि साहित्य की जो ये समावेशी प्रवृत्ति और साहित्य की जो समावेशी चरित्रगत विशेषताएं हैं, ये निश्चय ही हमारे साहित्य को एक जगह पर लाएंगी और एक समृद्ध रूप और स्वरूप और आकार देंगी। जब इसको हम एक नाम दे लेंगे, जब इसको हम एक प्रवृत्ति की तरह स्थापित कर लेंगे, बहुत सारी विधाएं फिर उधर ही चल पड़ेंगी और जो बहकाव है वो कम हो जाएगा। बिना नामकरण दिए मुझे लगता है कि अगर छायावाद को छायावाद कहा नहीं गया होता तो उतना केंद्रित साहित्य रचा नहीं जा सकता। अगर प्रगतिवाद को प्रगतिवाद कहा नहीं गया होता तो उतना जो है एक जगह पर उस तरह का उन प्रमुख प्रवृत्तियों का साहित्य नहीं लिखा जा सकता। बहकाव रहता है। जब तक हम किसी को एक नाम नहीं देते, जब तक हम किसी को एक व्यवस्था नहीं देते, तब तक बहकाव रहता है। तो मुझे लगता है कि ये काम 1 साल पहले से शुरू हुआ है, जो वो और भी पहले हो जाना चाहिए, लेकिन अभी देर नहीं हुई है। मुझे लगता है कि जो जैसे छीलते हुए अपने को जब नंद किशोर आचार्य का जब हम अध्ययन देखते हैं, उसमें जब उनकी गहरी संवेदना देखते हैं, तो मुझे लगता है कि वो समावेशी चरित्र है। महुआ चरित्र काशीनाथ सिंह का, या रह गई दिशाएं संजीव का हो,
जितने लोग उतने प्रेम, लीलाधर जगुड़ी का, इन सब में समावेशी चरित्र मिलता है। ग्लोबल गांव के देवता जब रणेंद्र लिखते हैं तो मुझे लगता है उसमें भी समावेशी चरित्र है, क्योंकि इसको एक प्रवृत्ति में नहीं बांध सकते। इनको हम ये नहीं कह सकते कि ये प्रगतिवादी सोच के हैं या मार्क्सवादी सोच के हैं या फिर दक्षिणपंथी या वामपंथी हैं। आप इनको पढ़िए, प्रदीप सौरभ का मुन्नी मोबाइल, आप नहीं कह सकते कि इनको आप बांध नहीं सकते एक फ्रेम में, एक ढांचे में बांध नहीं सकते, और एक कटघरे में इनको खड़ा नहीं कर सकते। मनीषा कुलश्रेष्ठ का शिगाफ है, काशी का आसी है, काशीनाथ संघ का, न तो शैली की दृष्टि से कहीं ठहराव है, न शिल्प की दृष्टि से, न उसके जो वस्तु तत्व है उसकी दृष्टि से आप बांध नहीं सकते। जिस काशीनाथ को आप दूसरे उसमें मार्क्सवादी कह सकते हैं, दूसरे इनकी साहित्य में आप इनके इसमें नहीं कह सकते। या ओम थानवी का जो मुअन जोदड़ो है, जो यात्रा वृतांत जबरदस्त, उसमें आप बांध ही नहीं सकते आप इनको किसी विचारधारा खास से। तो जब हम किसी खास विचारधारा से नहीं बांध सकते, दक्षिण से नहीं बांध सकते, वेद बुक से लेकर के फेसबुक तक का साहित्य आप पढ़ डालिए। वेद बुक इसने पुनीत बिसारिया जो बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के, उन्होंने कभी लिखा था वेद बुक से फेसबुक तक। यद्यपि वो किताब कोई बहुत महत्वपूर्ण थी नहीं थी, लेकिन मुझे नाम वो अच्छा लगा। तो वेद बुक से लेकर के फेसबुक तक का जो साहित्य आप उसे खंगालिए, उनमें कोई न कोई प्रवृत्तियां आपको मिल जाएंगी। उनमें कहीं न कहीं स्थिरता, कहीं न कहीं ठहराव, कहीं न कहीं नामकरण के साथ जुड़ता हुआ कुछ न कुछ मिलेगा। लेकिन 21वीं सदी के साहित्य को आज तक कोई ऐसा नाम नहीं दिया जा सका जो 21वीं सदी के ठीक पहले 20वीं सदी के उत्तरार्ध में, जैसे समकालीन कविता, समकालीन कहानी, समकालीन उपन्यास नाम कहा गया, और उसमें कुछ समकालीनता थी भी वो, लेकिन उसके बाद के साहित्य में आज तक हम उसको समकालीनता को आगे नहीं बढ़ा सकते, ला नहीं सकते थे। एक नए नाम की जरूरत थी। ऐसे समय पर इस तरह का नाम दिया जाना बहुत ही प्रासंगिक है और बहुत ही उपयोगी भी है, क्योंकि जब तक हम आप एक नाम नहीं देंगे किसी व्यक्ति को, किसी बच्चे को आप नाम ही न दें, उसको कौन बुलाएगा? ये वो करके कब तक करते रहेंगे? तो मुझे लगा कि पता नहीं ये साहित्यकार सो रहे थे, क्या कर रहे थे। अब वो भी कोई देश है, महाराज अनिल यादव, आप उसको पढ़िए, आप कई चीजें उसमें पाएंगे, कितनी चीजें, कितनी प्रवृत्तियां, कितने चरित्र। तो मुझे लगता है कि सच में नाम दिया जा रहा है। जैसे हिंदी सराय अस्त्राख्यान वाया मेरेवान एरेवान, इनका जो पुरुषोत्तम अग्रवाल का है, और जो है व्योमकेश दरवेश है आदरणीय विश्वनाथ त्रिपाठी जी का। तो इनमें सब में आप कहीं इनको बांध नहीं सकते जो प्रवृत्तियां इनकी पहले थी। विश्वनाथ त्रिपाठी जी की जो मार्क्सवादी प्रवृत्ति है, विश्वनाथ त्रिपाठी जी का जो मार्क्सवादी स्वभाव है, आप कहीं इसमें एक जगह उनको बांध नहीं पाएंगे। तो जब बांध नहीं पाएंगे तो इन्होंने भी सबको समेटा है। इनको लगने लगा होगा कि अब केवल एक वाद, केवल एक प्रवृत्ति, केवल एक विचारधारा से जुड़कर रहा नहीं जा सकता, क्योंकि कई विचारधाराओं के लोग हमारे समाज में जी रहे हैं, कई विचारधाराओं की सरिताएं हमारे समाज में बह रही। तो जब अनेक विचारधाराओं की सरिताएं बह रही हों, अनेक विचारधाराओं की नदियां प्रवाहित हो रही हों, तो हमको लगता है कि उनके समावेशीकरण या उनके समावेशी चरित्र को कोई न कोई नाम दिया जाना था, और वो दे दिया गया है। और मुझे लगता है कि ये ग्लोबल गांव के देवता हैं जिन्होंने ऐसा नामकरण किया है, हमारे आदरणीय अखिलेश निगम जी ने। जैसे टावर ऑफ साइलेंस, अभी हम चर्चा कर रहे थे कि अंग्रेजी का नाम, भाषा का समावेशीकरण भी। अब टावर ऑफ साइलेंस हिंदी, मनोज रूपड़ा जो अभी बहुत चर्चित हुए, जिनको अभी एक महापुरुष ने बाहर कर दिया था अपनी संगोष्ठी से, एक कुलपति महोदय ने, अज्ञान में कहें या ज्ञान के अहंकार में। तो उनका जो टावर ऑफ साइलेंस है वो भी क्या है, एक प्रवृत्ति पर। और उनको सभी लोग कहते हैं कि मार्क्सवादी स्वभाव के हैं, मार्क्सवादी चरित्र के हैं, मार्क्सवादी प्रवृत्ति के हैं, लेकिन वो एक जगह नहीं पाते, उसमें एक जगह टिक नहीं पाते, एक जगह ठहर नहीं पाते, यानी वहां भी वो समावेशी हो जाते हैं। तो इनके मोहनदास है, जैसे उदय प्रकाश का, अलमा कबूतरी है मैत्रेयी पुष्पा की। मैत्रेयी पुष्पा तो स्त्री संवेदना के लिए जानी जाती है, मैत्रेयी पुष्पा तो स्त्री विमर्श के लिए जानी जाती है। तो है जरूर वहां स्त्री विमर्श, लेकिन उसके साथ समाज का सारा चरित्र आ रहा, समाज की सारी प्रवृत्तियां आ रही हैं अलमा कबूतरी में केवल स्त्री नहीं है, केवल स्त्री की संवेदना नहीं है। तो इसका मतलब है
कि उसको नए ढंग से समझने की जरूरत थी। इस तरह के साहित्य नए ढंग से एक जगह एक पहचान के साथ स्थापित करना था, और वो काम हमारे आदरणीय अखिलेश निगम जी ने किया है और एक बड़ा काम किया है। और इसको जितनी जल्दी स्थापित कर दिया जाए, दूब धान है जैसे अनामिका जी का, 7 भाइयों के बीच चंपा का तैनी का है, और तुलसी राम की जो आत्मकथा है मुर्दहिया, उसमें केवल दलित विमर्श नहीं है, उसमें युग विमर्श भी है, उसमें उसके साथ युग चेतना भी है, और उसके साथ और भी प्रवृत्तियां हैं। इसके लिए दूसरे दलित साहित्यकारों ने तुलसी राम जी को कोसा भी और इस तरह से उनको ये भी कहा कि ये दक्षिण पंथ की ओर झुक रहे हैं, दक्षिण पंथ की ओर जा रहे हैं। लेकिन वो मुझे लगता है कि उनको समझ में आया होगा कि केवल एक विमर्श से पर केंद्रित रहना, या केवल एक ही की बात सोचना, केवल एक ही वर्ग तक सीमित रहना पूरे समाज के साथ नहीं होगा। तो लोग हटे हैं और गंभीर भी हैं, IAS रहे हैं और दक्षिण भारत के काडर में रहे, शायद केरल किसी के। एक बार इनकी IAS अकेडमी में मेरी भेंट हुई थी, आए थे। तो मैं, मेरी पत्नी, और पत्नी भी भेड़िया भले ही वो प्रतीकात्मक है, लेकिन यहाँ पर पशु भी है और मनुष्य भी है, और मनुष्य में स्त्री और पुरुष दोनों है। तो इसका मतलब है एक ही पुस्तक में इतने समावेशी चरित्र को लिया जा रहा है, समाया जा रहा। तो मुझे तो ये लगता है कि वास्तव में जो नाम दिया गया समावेशी, इससे बढ़िया, इससे सटीक, इससे उपयुक्त दूसरा कोई नाम नहीं हो सकता था। मुझे लगता है कि मेरा समय लगभग जो दिया गया है वो पूरा हो रहा है ना। तो मैं अपनी बात को समेटने की कोशिश करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। सबसे पहले आप सभी को मैं साधुवाद धन्यवाद दूंगा। एक भूलन कांदा है, और भूलन कांदा मुझे लगता है कि आदिवासी विमर्श पर, छत्तीसगढ़ी जो आदिवासी है उस पर केंद्रित है। तो वो भी पढ़ा जाना चाहिए। ये संजीव बख्शी जी का उपन्यास है। तो आप देखिए कि दलित को हम कैसे बाहर कर सकते हैं अपने समाज से, हम एक आदिवासी को कैसे बाहर कर सकते हैं अपने समाज से, एक मुस्लिम को कैसे कर सकते हैं बाहर समाज से। तो इन सबके द्वारा जो लिखा जा रहा है, हमारी अवधि, अभी हम अवधि पर कुछ काम कर रहे हैं, तो रफीक सादानी को हम कैसे अलग कर सकते हैं अवधि से, हम जायसी को कैसे अलग कर सकते हैं साहित्य से, हम मुल्ला दाऊद को जो पहला महाकाव्य लिखने वाला है चंदन, उसको कैसे कर सकते हैं। तो समावेशी चरित्र तो साहित्य का सबसे बड़ा गुणधर्म है, सबसे बड़ा गुणधर्म है समावेशी होना साहित्य का। और वो आज दिख रहा है, वो प्रवृत्ति आज दिख रही, वो चरित्र आज दिख रहा है, वो स्वभाव आज साहित्य का दिख रहा है। आज जो है नई कविता केवल नहीं है, आज नवगीत भी लिखा जा रहा है, गजल भी लिखी जा रही है, सजल उसके तर्ज पर एक और विधा आंदोलन के स्तर पर लिखी जा रही, हाइकू, लघुकथा, ये सब आंदोलन है। जैसे आप कथा साहित्य में जैसे रेत समाधि जैसी मतलब पुस्तक पर आपको दूसरे देशों से या एशियाई देशों में महत्वपूर्ण सम्मान प्राप्त होते हैं। तो कुछ न कुछ तो दम हमारे साहित्य में है, और हमारे साहित्य का चरित्र जरूर समावेशी है। तभी दूसरे देशों की संस्कृतियां, दूसरे देशों के सामाजिक परिवेश के अनुकूलन के कारण रेत समाधि को बड़ा सम्मान मिलता है। तो मुझे लगता है कि जो सारे हमारे साहित्यिक और हमारे जो सृजन के क्षेत्र हैं, अब समावेशी चरित्र का सम्मान कर रहे हैं, और ये अच्छे लक्षण हैं, अच्छे संकेत हैं। और अब जो है किसी मतलब जो है तुक लय वाली कविता का विरोध भी नहीं हो रहा। पहले भयंकर विरोध होता था कि इसमें कैसे हम अपने विचार और भाव को बांध सकते हैं, हमारे विचार और भाव अगर उन्मुक्त रूप से बह रहे हैं तो कैसे कोई छंद उसको ले सकता है। आज नवगीत का तो बड़ा आंदोलन खड़ा हो गया है। तो मुझे लगता है कि इस तरह से समावेशी चरित्र, इतना समावेशी चरित्र पहले कभी नहीं रहा है, और ये अच्छे लक्षण है, ये शुभ लक्षण है। मैं आप सभी को इस आंदोलन के लिए बहुत बहुत साधुवाद ज्ञापित करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि इतने बड़े नाम को अपनी सूझ के साथ, बड़ी समझ के साथ, बड़े विवेक के साथ आपने स्थापित किया है। तो मुझे लगता है कि इसको बहुत ही जल्दी समालोचना के क्षेत्र में भी
पहचान मिलेगी और हमारे समालोचक भी इस समावेशी चरित्र को समझेंगे और वो इस चरित्र को समझते हुए हमारे आज के लिखे जा रहे साहित्य का मूल्यांकन करेंगे। साहित्यकार भी एक प्रवृत्ति, एक चरित्र को पाकर उस पर केंद्रित होंगे और साहित्य हमारा और भी अधिक समृद्ध होगा, और भी अधिक प्रभावी होगा, और भी अधिक समाज को रूप और आकार और दिशा दे सकेगा। आप सभी को बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आज वास्तव में आपने जो विषय हमारा था, मेरा निवेदन है आप सभी से कि माइक को म्यूट रखें, हम सबको समय देंगे। आज हमारा जो आज की संगोष्ठी का विषय है हिंदी के साहित्य इतिहास में 21वीं सदी, नामकरण की जो प्रासंगिकता है उस पर आपने हिंदी साहित्य के अभी तक जो काल विभाजन हुए हैं हमारे साहित्य इतिहासकारों द्वारा, उसका एक सारगर्भित मानचित्र हम सभी के समक्ष आपने रखा है। और क्यों महसूस हो रही है कि वर्तमान समय में 21वीं सदी में जो साहित्य सृजन हो रहा है उसकी एक पहचान मिलनी चाहिए और उसकी उस पहचान के लिए समावेशी काल कितना सारगर्भित है। आपने इस दौरान अपने व्याख्यान के दौरान कई जो हिंदी साहित्य के महान साहित्यकार हुए हैं जिनकी काफ़ी जो साहित्यिक कृतियां हैं काफ़ी प्रचलित हैं, केवल भारत में ही नहीं विदेशों में भी प्रचलित हैं, आप उनका भी जिक्र किए हैं। साहित्य हमारा जो वर्तमान साहित्य है उसमें समावेशिता कैसे आ सकती है, उसके लिए क्या क्या है, हाशिए पर जो समाज रहे हैं विमर्श युग में जिन जिन समाजों का जिक्र हुआ है वो आज कैसे समावेशिता में हम उनको समाहित करके हम उनको साहित्य में एक अच्छा स्थान दे सकते हैं। कई पुस्तकों का आपने जिक्र किया, एक पुस्तक बहुत अच्छी लगी, उस पुस्तक का शीर्षक वेद बुक से लेकर फेसबुक तक का जो है वह काफ़ी आकर्षक ये इसका टाइटल है, विषय है। तो एक बार पुनः मैं आपका इस महत्वपूर्ण व्याख्यान के लिए इस हमारे जो हमारी चिंतन परंपरा है इसको लेकर कि आधुनिक हिंदी साहित्य के काल विभाजन विशेष रूप से 21वीं सदी में जो हम लोग कर रहे हैं, इसमें आपने एक और ईंट के रूप से हमारे दीवार में को और मजबूत करने का प्रयास किया है सर। एक बार पुनः आपका आभार। अब हम चलते हैं, हमारे जितने आभासी श्रोता हैं, मैं देख पा रहा हूं कि हमारे केंद्रीय कार्यकारी समिति के कई विद्वान जुड़े हुए हैं। मैं आप सभी विद्वानों का आभासी पटल पर हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन भी करता हूं। प्रोफेसर हरिशंकर मिश्र साहब हैं, डॉक्टर सी जयशंकर बाबू सर हैं और हमारे अन्य जो समितियां हैं, परामर्श समिति से भी जुड़े हुए हैं और अन्य समितियों से भी जो हमारे महानुभाव विद्वान जुड़े हुए हैं, मैं आप सभी का पुनः स्वागत अभिनंदन करता हूं। अब हम श्रोताओं की तरफ चलते हैं और 10 मिनट का समय है। अगर श्रोताओं के मन में कोई जिज्ञासा है, काफ़ी शोधार्थी जुड़े हुए हैं इस जो हम लोग काल परंपरा को लेकर यह अनुष्ठान चला रहे हैं, इससे संबंधित कोई भी विषय है तो आप लोग एक एक करके प्रश्न को रखें। मैं देख पा रहा था कि हमारे विधिक सलाहकार डॉक्टर सूर साहब भी जुड़े हैं और उन्होंने हाथ खड़ा किया था। सर, अगर आपकी कोई जिज्ञासा है, कुछ कहना चाहते हैं तो हार्दिक स्वागत है। सूर्यनारायण साहब। नहीं सर, आप कंटिन्यू रखिए, मैंने वंदन किया था आप सभी को, हमने प्रणाम किया था आप सबको। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपकी सक्रियता यूं ही बनी रहे। और हमारे शोधार्थी जो जुड़े हैं, अगर किसी की कोई जिज्ञासा है, संक्षेप में प्रश्न करना चाहते हैं हमारे मुख्य वक्ता महोदय से, तो आपका स्वागत है। जी, छिपरा जी ने हाथ खड़ा किया। छिपरा जी स्वागत है, आप अपने प्रश्न को रखें। सर, मेरा ये सोचना है कि जैसे विमर्श है और स्त्री विमर्श है, हम ऊपर उठ करके हमें हमारे जो साहित्य को राष्ट्रीय चेतना से जोड़ करके और विश्व पटल के ऊपर जैसे देश को आना चाहिए, तो उससे संबंधित साहित्य रचना अब वर्तमान में होनी चाहिए। जी धन्यवाद। मैं मुख्य वक्ता महोदय से आग्रह करूंगा गंगा प्रसाद शर्मा साहब से कि सर इस पर प्रकाश डालें सर थोड़ा। गंगा प्रसाद सर, आप सुन पा रहे हैं? नहीं, गंगा प्रसाद जी का म्यूट है माइक। हाँ आदरणीय, प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, इसका मैं जवाब दे चुका हूं, लेकिन फिर मैं दे रहा हूं। अगर किसी दलित की कोई समस्या है, किसी आदिवासी को कोई समस्या है,
किसी ट्रांसजेंडर की कोई समस्या है, एलजीबीटी की कोई समस्या है, आज जो रख रहे हैं उसके पहले हम नहीं जानते थे उतने व्यापक रूप में। यद्यपि हमारे यहाँ जो है बलभद्र प्रसाद दीक्षित पढ़ी, इसलिए हिंदी में समलैंगिकता को भी महत्व दिया था। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने भी महत्व दिया था, तो कुल्ली भाट में वही चरित्र है उसमें, लेकिन उसको हम हमारे आलोचक देख नहीं पा रहे थे। तो ये सब लोग अपनी अपनी बात अपने अपने विमर्श के जरिए रखें और राष्ट्रीय चेतना के केंद्र में वहां करके हम उन पर विचार विमर्श करें। तो मुझे लगता है कि इनके विमर्श जो हुए हैं वो निरर्थक नहीं गए हैं, वो सार्थक रहे हैं, और उनको हम राष्ट्रीय चेतना में ही रखें। सबकी अलग अलग विमर्श, जैसे छोटा बच्चा है उसकी भी बात सुने, बड़ा बच्चा है उसकी भी बात सुने, पत्नी की बात सुने, माँ की बात सुने। हम किसी एक को छोड़ नहीं सकते। हम ये नहीं कह सकते केवल माँ ही परिवार में माँ की ही बात सुनी जाएगी या केवल पत्नी की ही बात सुनी जाएगी। तो हमारा राष्ट्र, हमारा समाज, हमारी दुनिया, आज की दुनिया पूरी, क्या अगर हम पूरी ग्लोबल दुनिया की बात करें, हमने अपने घर में चारों वेद रख रखे हैं। अब वो कभी ना कभी वो उठा के तो देखेंगे ना बच्चे। अब जब हम उसमें रखेंगे नहीं, आप देखिए ओम थानवी का जो मोहन जोदड़ो है वो आप अपने घर में, हम अपने घर में रखेंगे तो बच्चे पढ़ेंगे। शीर्षक ही देखेंगे ना पहले, फिर उसके भीतर का पन्ना पढ़ेंगे। तो वो जो है जब हम अपने पास रखते नहीं, हमारे घर में एक भी साहित्यिक पत्रिका अगर है तो बच्चा उधर झुकेगा। आप बड़े बड़े साहित्यकारों को आप देख लीजिए, वो जब भी चर्चा करते तो कहते हमारे यहाँ अमुक पत्रिका आती थी सबसे पहले और उस पत्रिका से हमने पढ़ना शुरू किया। तो हम अपने घर में रखते ही नहीं है। हम घर में रखेंगे तो स्टेटस सिंबल के तौर पर इंडिया टुडे रखेंगे और द हिंदू रखेंगे, तो ऐसे अखबारों को रखेंगे। मुझे लगता है कि हम खुद अपनी संस्कृति से कट रहे हैं। खुद हम जब अपनी संस्कृति से कटेंगे तो हमारे बच्चे भी कटेंगे। मुझे नहीं लगता है कि बच्चे दोषी हैं, हम आप दोषी हैं। जो हमारी आपकी पीढ़ी है, हमने कटाव शुरू किया, उन्होंने थोड़ा आगे बढ़कर काम किया है। तो उसमें हमको ज्यादा निराश होने की जरूरत नहीं, हमको फिर से उसको महत्व देने की आवश्यकता है। और रील और मीम का समय, उसको हम बदल नहीं सकते। हम भी देखते हैं, आप भी देखते होंगे, ऐसा नहीं है, हमको भी अच्छे लगते हैं। तो ये जो है, एक दिन मैं मीम देख रहा था तो मेरा छोटा बेटा, वो अभी यूरोप से आया हुआ वापस था, हमारी मदद के लिए आया हुआ है, हम स्कूल डाल रहे हैं गांव में, तो उसने हमको टोका, छोटे बेटे ने मेरे टोका, और हम देख रहे थे उसमें, तो कहा ये सब एआई का दिया हुआ है, जो आप जो देख रहे हैं ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की देन है, ये इसमें कोई यथार्थ नहीं है। मैं देख रहा था एक शेर एक व्यक्ति को पटक रहा, हिला रहा, डुला रहा है, और तो अब ये देखिए, मैं तो, मुझसे ज्यादा होशियार तो वो है, मुझसे ज्यादा समझदार तो वो है, और मैं उनको, मुझको बड़ा उसमें आ रहा था कि ये इससे गाड़ी से अपनी उतर गया, इसलिए शेर ने इसको पकड़ लिया, गाड़ी से नहीं उतरता अपनी तो शेर नहीं पकड़ता, और वो सब एआई का कमाल था, और वो हम जान ही नहीं पा रहे थे। तो हम आप उससे ठीक है ही नई पीढ़ी, बस हम उनको सही दिशा नहीं दे पा रहे। अब आप हमको दोष मत देना या हमको नालायक मत कहना, यथार्थ यही है, बच्चे हमसे ठीक हैं। बिल्कुल आप सर। बताइए। रवि जी कुछ कहना चाहेंगी? तो कुछ प्रश्न बचा ही नहीं, बस प्रश्न यही है कि इस पीढ़ी को पढ़ाया कैसे जाए, किताबों की तरफ मोड़ा कैसे जाए, क्योंकि अरे हमने बताया ना, घर में सर रखिए तो, जो घर में रखिए सर तो। वो अपने बच्चों को नहीं पढ़ाना, वो स्टूडेंट को पढ़ाना होता है ना, तब थोड़ी समस्या होती है, क्योंकि वो टेक्स्ट पढ़ के ही नहीं आते, और वो एआई से पढ़े या उसका बस हाँ मैडम ये है, और अगर पेपर से पूछ लो तो वो सब गायब होता है। तो थोड़ा प्रयास कर रही हूँ सर, देखिए। धन्यवाद नहीं तो सर। इतनी हथेली पे सरसों तो कोई नहीं उगा सकता। जी जी बिल्कुल सर। उसके लिए भूमि तो तैयार करनी पड़ेगी, उसमें खाद पांस आपको ही डालनी पड़ेगी। बिल्कुल जी सर, जी बिल्कुल सही बिल्कुल बात सर, जी आपने कही जी। सर। जी धन्यवाद रवि जी प्रश्न करने के लिए और उस पर मार्गदर्शन करने के लिए। हमारे मुख्य वक्ता महोदय का भी आभार। और हमारे कोई जिज्ञासु अगर उनको कोई प्रश्न है तो आप रखें, अन्यथा हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। मैं देख पा रहा हूं कि हमारे जो मैंने जिक्र की थी कि समावेशी साहित्य संस्थान की कई हमारी
समितियां हैं, उस समिति से दो विद्वान प्रोफेसर हरिशंकर मिश्र और डॉक्टर सी जयशंकर बाबू सर जुड़े थे। प्रोफेसर हरिशंकर मिश्र सर की कहीं अन्यत्र व्यस्तता थी जिसके कारण वह अभी नहीं है। जयशंकर बाबू सर हैं। मैं आग्रह करूंगा अगर सर संभव है तो आप भी अपने विचारों से हमें लाभान्वित करें सर। डॉक्टर सी जयशंकर बाबू। धन्यवाद उमेश जी, सभी को नमस्कार। डॉक्टर गंगा प्रसाद शर्मा जी का वक्तव्य बहुत महत्वपूर्ण रहा, लेकिन आपको पता है मैं देर से जुड़ा, कारण भी आपको पता है। जब पता चला जब ही जुड़ा मैं। तो एक्चुअली बहुत ही महत्वपूर्ण रहा और कई मुद्दे ऐसे हैं जिस पर पुनः हमें चिंतन करने की जरूरत है और इस समावेशी साहित्य के चिंतन में एक महत्वपूर्ण पड़ाव में मानता हूं। और बस चूंकि समय काफी हो चुका है इसलिए संक्षेप में अपनी बात रख रहा हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत आभार सर, धन्यवाद। मैं देख पा रहा हूँ कि परामर्श समिति से डॉक्टर आनंद मोहन साहब जुड़े हुए हैं। मैं सर से आग्रह करूंगा कि इस अवसर पर आप भी अपने विचारों से हमें अवगत कराएं सर। डॉक्टर आनंद मोहन। सबसे पहले ये सन 2026 में आप सबका स्वागत। ईश्वर सबको सुख, समृद्धि और स्नेह बरसाएं। आज के हमारे मुख्य वक्ता आदरणीय गंगा प्रसाद जी के जो वक्तव्य है वो समेकित रूप से समस्त बातों को अपने बीच में समाहित किए हुए था और इस वक्तव्य के माध्यम से हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है। हमारा ये कार्य द्रुत गति से चल रहा है और सभी विद्वान जो हमारे समावेशी साहित्य काल से जुड़े हुए हैं अपना योगदान दे रहे हैं। डॉक्टर अखिलेश कुमार निगम जी को अभी अभी एक बहुत अच्छा राज्यपाल द्वारा राजस्थान वाले ने सम्मान प्रदान किया है। मैं उनको हृदय से बधाई देता हूं और वो तो और बड़े बड़े राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त करने के हकदार हैं। जहां तक हमारा समावेशी काल विभाजन नामकरण की प्रक्रिया का सवाल है, इसको थोड़ा सा और गतिमान रखना है ताकि हम निश्चित ही 1 साल के अंदर अंदर इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि ये सर्व मान्यता प्राप्त हो जाए, क्योंकि वैसे ही हमने बहुत समय इसमें व्यतीत कर दिया है। इसके आने के पहले हमारे विचारों का संधान होने के पहले हमारा काफी समय बर्बाद हो चुका है। तो मैं आदरणीय उमेश जी से और निगम जी से और हमारे जितने भी सहभागी लोग हैं सबसे निवेदन करता हूं कि इस प्रक्रिया को थोड़ा सा द्रुत गति से लाने का प्रयास करें और हम हर बिंदु पर विस्तृत विवेचना करके और उसका प्रचार प्रसार करें और उस प्रचार प्रसार में हमारी पत्रिकाओं का, हमारे समाचार पत्रों का योगदान रहेगा। मैं उमेश जी से निवेदन करना चाहता हूं कि वो जो भेजते हैं तो पीडीएफ में जो फाइल वो भेजते हैं वो यहाँ खुल नहीं पाती है, तो एक सामान्य ईमेल कर दिया करें बगैर पीडीएफ बनाए उसको इसमें वर्ड फाइल में, तो हम लोग उसे आसानी से प्रकाशित करने में सक्षम होंगे। आपका जो काम है आप बहुत अच्छा कर रहे हैं और निष्ठावान है वो हमारे साथ कार्य करने के लिए आमंत्रित हैं। मैं सभी को धन्यवाद देता हूं, जो आज शामिल हुए उन सबको नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। बहुत बहुत आभार सर, धन्यवाद। आपने बहुत ही सही जिक्र किया। मैं काफ़ी शोधार्थी, कई छात्र विद्यार्थी जुड़े हुए हैं। मैं आप लोगों को एक बार अवगत कराना चाहूँगा कि समावेशी साहित्य संस्थान जो आधुनिक हिंदी साहित्य के काल विभाजन के लिए एक समर्पित संस्था है, उसने हिंदी साहित्य की तमाम विधाओं के लिए मौलिक शोध आलेख आमंत्रित किए हैं जो पूर्णतः निःशुल्क है। आप लोगों से जो लोग लिखने या सृजन करने में सक्रिय हैं, आप लोगों से अनुरोध है कि आप लोग अपने लेख को, इसका फ्लायर आमंत्रण पत्र जारी कर दिया गया है, तमाम ग्रुपों, सोशल मीडिया ग्रुपों में इसको परिचालित भी किया गया था। अगर आप लोग इच्छुक हैं मौलिक लेख लिखने के लिए और उसको भेजने के लिए, तो हम लोग निःशुल्क 3 पत्रिकाएं अभी हमने निर्धारित की है। एक साहित्य त्रिवेणी पत्रिका है जो संस्कृत मंत्रालय भारत सरकार द्वारा पुरस्कृत त्रैमासिक पत्रिका है, उसमें हम लोग निकाल रहे हैं। दूसरी पत्रिका शोधादर्श पत्रिका है जो रेफर्ड और पीयर रिव्यूड त्रैमासिक पत्रिका है। और तीसरी पत्रिका जिसके प्रमुख संपादक आदरणीय
आनंद मोहन साहब ही हैं। कर्मनिष्ठा पत्रिका जो मासिक हिंदी पत्रिका है, और पहली पत्रिका जो कर्मनिष्ठा है वह शीघ्र ही आप लोगों के समक्ष आने वाली है। तो जो लोग इच्छुक हैं, जो हिंदी साहित्य की तमाम विधाओं में, विशेष रूप से समावेशी काल अर्थात 21वीं सदी में जो साहित्य का स्वरूप है, जिस विधा में आप लिख रहे हैं, उस संबंध में अगर आप लिखना चाहते हैं तो आप लोगों का स्वागत है। आप सभी अपने लेख को लिखें और हमारे तक भेजें। हम लोग निःशुल्क उसको प्रकाशित करवाएंगे। बहुत बहुत मैं आभार। पुनः हस्तक्षेप कर रहा हूँ। 4 पेज का आलेख हम प्रतिमाह प्रकाशित करने के लिए सहमत हैं। आप इसको भेजिए। अगर 2-2 पेज के हैं तो 2, और अगर 4 पेज का है तो 1। प्रतिमाह हम इसको प्रकाशित करेंगे। और बिल्कुल जो उमेश जी ने बताया है कि निःशुल्क है, हमें आपसे कोई शुल्क नहीं चाहिए, कोई सदस्यता शुल्क नहीं चाहिए। हम तो केवल साहित्य की सेवा के लिए समर्पित हैं। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं देख पा रहा हूं कि हमारे अन्य समिति में कार्यक्रम संयोजन समिति से श्री जन्मेजय कुमार सिंह जी लखनऊ से जुड़े हुए हैं। सर, आपसे भी आग्रह है कि अपने विचारों को संक्षेप में इस पटल पर रखें। श्री जन्मेजय जी। जी, मुझे लग रहा है कि सर शायद मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहा हूं। अब समय आ चुका है कि आज के इस आभासी संगोष्ठी के अध्यक्ष महोदय को हम लोग सुने। अध्यक्ष महोदय, अर्थात इस जो हम समावेशी काल के बारे में जिक्र कर रहे हैं, जिसका बीजारोपण या जिसका सूत्रपात, जिस विचार का आदरणीय डॉक्टर अखिलेश निगम अखिल साहब ने किया है, तो मैं सर से आग्रह करूं इस विषय पर अपने विचार को रखने के लिए। चूंकि मूल बीजारोपण उन्हीं का है, उन्हीं के इर्द गिर्द हम अपने विचारों को जन जन तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं इन आवासीय संगोष्ठियों से या लेखों के माध्यम से। तो मैं सर से आग्रह करूं, उसके पहले सर का एक संक्षिप्त परिचय आप लोगों के समक्ष मैं रख रहा हूँ। सर एक वरिष्ठ साहित्यकार, गजलकार, कहानीकार के साथ साथ समाज सेवी, और उससे बढ़कर आप उत्तर प्रदेश पुलिस में महानिरीक्षक के पद पर अभी सेवारत हैं। आपकी कई पुस्तकें, विशेष रूप से 12 पुस्तकें आपकी प्रकाशित हो चुकी हैं। कुछ पुस्तकें अभी प्रकाशाधीन हैं, जिसमें गिरगिट की कहानी संग्रह जो है, जो हिंदी के साथ साथ कई अन्य भारतीय भाषाओं में जिसको अनुदित भी की गई है। अभिलाषा, उत्तर देगा कौन, तर्कस की तीर, ये तमाम पुस्तकें काफ़ी बहुत ही मतलब सुपरिचित हैं, जिनको जो लेखक वर्ग है काफ़ी पसंद करते हैं। आपने साहित्य त्रिवेणी, हमारी धरती जैसी पुस्तकों का भी आपने संपादन किया है। आपकी सक्रियता को देखते हुए, साहित्य के क्षेत्र में विशेष रूप से आपकी सक्रियता को देखते हुए, आपको साहित्य वारधि, विद्या वारधि, विद्यासागर मानद उपाधि, साहित्य शिरोमणि सारस्वत सम्मान, भारतीय भाषा रत्न सम्मान, साहित्य महोपाध्याय सम्मान, हिंदी काव्य शिरोमणि सम्मान से भी सम्मानित किया जा चुका है। और प्रशासन, एक कुशल पुलिस प्रशासक की दृष्टि से देखें तो आपको राष्ट्रपति महोदय या महोदया के कर कमलों से आपको राष्ट्रपति पुलिस पदक से भी आपको सम्मानित किया गया है। आप सभी जानते होंगे कि अभी तक हम जितने भी देवी देवता हैं उनकी आरती को हम जब पढ़ते हैं तो हमें कहीं लक्ष्मण जी की आरती नहीं प्राप्त होती है। आदरणीय अखिलेश निगम सर ने कई जो समाज सेवी हैं, इस तरह के जो धार्मिक लोग हैं, उनके आग्रह पर लक्ष्मण जी की आरती को भी लिखा है, और जिसे कई संस्थानों द्वारा, जो धार्मिक अनुष्ठान है उनके द्वारा उसको स्वीकृत किया गया है। और जब वो पूजा पाठ करते हैं तो उनका वो पाठ भी करते हैं। अभी हाल ही में, जैसा कि अभी आनंद मोहन साहब बता रहे थे, आपको राजस्थान के महामहिम राज्यपाल के कर कमलों से अभी पुरस्कार प्राप्त हुआ है। और 9 वर्ष पे ही, जैसा कि मैंने बताया कि आप अभी पुलिस महानिरीक्षक के पद पर सेवारत है। 9 वर्ष के पावन मतलब 1 जनवरी 2026 को ही आपको उप महानिरीक्षक के पद से महानिरीक्षक उत्तर प्रदेश पुलिस के पद पर पदोन्नति दिया गया है। इसके लिए भी मैं आपको बधाई 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 शुभकामनाएं देते हैं और आपसे आग्रह करते हैं कि सर अपने विचारों से हम सभी को लाभान्वित करें। सर सर्वप्रथम मैं आभासी मंच में जो लोग भी आज जुड़े हुए हैं सबको मैं सादर नमन करता हूं, हार्दिक बधाई देता हूं। एक तो बसंत का ऋतु प्रारंभ हो गया है इस अवसर पर भी, दूसरा 9 वर्ष, आंग्ल 9 वर्ष
उस पर भी मैं वो करता हूं। साथ ही कल राष्ट्रीय पर्व है 26 जनवरी का, उसके उस पर भी आप सभी लोगों को जो है साधुवाद देता हूं, नमन करता हूं। यह जो अभी आज कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में डॉक्टर गंगा प्रसाद शर्मा गुरशेखर जी ने जो अपना महत्वपूर्ण वक्तव्य दिया, वो कई दृष्टियों से पूरा समावेशी वक्तव्य ही है। इन्होंने न केवल भाषा के स्तर पे जो बताया कि आज का युग जो साहित्य का चल रहा है वह केवल समावेशी कई दृष्टि से है, भाषा की भी दृष्टि से है, शैली की दृष्टि से है, संस्कृति का है, बोलियों के उस पर है, त्योहार है, और विभिन्न जो विधाएं जो हाशिए पर चल रही थी उनको भी समावेश किया गया है। पहले देखिए, सबसे बड़ी चीज ये है कि जितने भी हिंदी साहित्य के आंदोलन हुए वो मुख्य रूप से हिंदी बेल्ट से ही हुए, और हिंदी बेल्ट के ही, हिंदी क्षेत्र के ही विद्वानों को उसमें शामिल किया गया, हिंदी तर क्षेत्रों के विद्वानों को उसमें हाशिए पे रखा गया। सबसे बड़ी बात ये हमको हमेशा सालती रही कि बल्कि जो लोग हिंदी तर क्षेत्रों में जिन्होंने काम किया है उन्होंने तो रेगिस्तान में रहकर को वहां पर जो है कमल खिलाने का या फूल खिलाने का काम किया है। तो मेरा मानना जो सबसे बड़ी चीज ये है कि जो लोग जो है प्रतिकूल परिस्थितियों में हिंदी तर क्षेत्रों में, चाहे हमारा जो है पूर्वोत्तर भारत हो, दक्षिण भारत हो, उड़ीसा, महाराष्ट्र, गुजरात हो, या प्रवासी भारतीय हैं विदेशों में जो हिंदी की पताका लहरा रहे हैं, वह विशेष रूप से पूजनीय है, अभिनंदनीय है। हिंदी क्षेत्र के तो लोग हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि, लेकिन जो लोग वहां पर रहकर, जैसे दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा वहां काम कर रही है, पूर्वोत्तर भारत में कई संस्थाएं कार्य कर रही, तो समावेशी की संकल्पना मेरे मन मस्तिष्क में यही आई कि हम क्यों ना समस्त जो हिंदी भाषा को लेकर, हिंदी साहित्य को लेकर कार्य कर रहे हैं, तो कहीं के भी हो, हिंदी तर क्षेत्र के हों, प्रवासी भारतीय हों या पूर्वोत्तर भारत के हों, तो सभी लोगों को हम सम्मिलित करें। तो पहला ये बीजारोपण की बात यह है, इसकी मूल जड़ें हिंदी साहित्य के या समावेशी काल के संपूर्ण भारतवर्ष या संपूर्ण विश्व से प्रारंभ होती हैं। तो ये शाखा हर जगह पर जाती है। जब हम इस भाव के साथ इस काल का विभाजन करेंगे, तब इसके पीछे बहुत बड़ी दूरदर्शी बात यह है कि हम हिंदी भाषा और साहित्य को वैश्विक पटल पर स्थापित कर सकेंगे। आज जब हम हिंदी की बात करते हैं तो हिंदी केवल हमें भारत में नहीं स्थापित करनी है, हमें उसको विश्व फलक पर स्थापित करना है, हमें हिंदी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित करना है। अब वह समय आ गया है कि हम, और यह देख रहे हैं कि आज हिंदी बोलने वाले लोगों की संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है। जितनी भी आप देख लीजिए बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं, अपने प्रचार प्रसार के लिए हिंदी में जो है विज्ञापन दे रही हैं, टीवी के माध्यम से आप देख लीजिए, हर एक माध्यम से जो है हिंदी, तो हर एक जगह पर हिंदी का बोलबाला है। हाँ, ये जरूर है, मैं मानता हूं कि उसमें जो है अन्य भाषाओं की बातें आ जा रही हैं, तो हमें रूढ़िवादिता का त्याग करना पड़ेगा। जैसे जो है डॉक्टर गुरशेखर जी ने कहा कि आज समावेशी की बात केवल भाषा के स्तर पर है। जैसा अभी अलग जी ने भी कहा, उमेश जी ने, कि वेद बुक से फेसबुक तक, एक वो चीज कि कहां से हमने शुरू किया, भोजपत्र से शुरू किया और इंटरनेट मीडिया तक हम लोग चल रहे हैं। अब देखिए, आधुनिक काल की ही बात की तो आधुनिक काल की प्रासंगिकता 1850 से आधुनिक काल शुरू हुआ। तब तो बैलगाड़ी का ही जमाना था। पता चला कि जो है पत्र का ये इसका जो है शुरू हुआ था, बल्कि पक्षियों के माध्यम से भी जो है, कबूतर के माध्यम से भी जो है और अन्य पक्षियों के माध्यम से संदेश भेजे जाते थे। आज देखिए,
वर्ष 2000 से ये हमारी 21वीं सदी, हम लोग कहां से कहां तक पहुंच गए। लेकिन अभी भी आधुनिक काल, अगर जो बैलगाड़ी का समय आधुनिक काल था, तो ये जो है हमारा तेजस मिसाइल है और ब्रह्मोस है, या ये हम लोग जो है बहुत दूर दूर संचार के माध्यम हो गए हैं, इंटरनेट है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, इसको हम क्या कहेंगे। वह आधुनिक काल है, तो इसका काल विभाजन होना चाहिए और यह कार्य कायदे में 25 वर्ष पहले होना चाहिए। आज की स्थिति है कि 25 वर्ष का बालक तो हो गया, उसका नाम ही नहीं। अब किसी बालक का नाम ही ना हो, हम ही लोगों में से किसी का नाम ना हो, तो हम क्या कह के पुकारेंगे उसको। उसका किया गया अच्छा कार्य को हम कैसे प्रशंसा करेंगे, और जो गलत कार्य कर रहा है वह बालक, हम कैसे उलाहना देंगे उसके माता पिता। तो ये 21वीं सदी यह निश्चित रूप से हमारा समावेशी काल का है, और जितने भी विद्वान हैं जिनसे भी चर्चा परिचर्चा हुई, सभी लोग इस पर सहमत हैं। नाम भी है कि समावेशी। हम किसी को, इसका मुख्य अवधारणा ये है कि हम किसी को तिरस्कार नहीं करेंगे, हम किसी को हे दृष्टि से नहीं देखेंगे। पहले जो हिंदी के जो आंदोलन हुए वो वाद परंपरा पे थे, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद। तो जहां पर देखिए, जहां पर वाद होगा वहां पर विवाद होगा। मैं ये नहीं, उसकी आलोचना नहीं कर रहा हूं कि उस समय जो रहा, वाद और विवाद दोनों जो है एक दूसरे के पूरक हैं। जैसे हड़बड़ी जहां होगी वहां गड़बड़ी जरूर होगी। तो हड़बड़ी गड़बड़ी जैसे दो सगी बहनें हैं, तो वाद और विवाद दोनों सगे भाई भी हैं। तो वाद विवाद सगे भाई हैं, उसी तरह हड़बड़ी और गड़बड़ी दो सगी बहनें हैं। तो इसका जो है, यह वास्तव में समावेशी काल को अगर जो हम दूसरा काम का नाम दें, यह निर्विवाद काल है। निर्विवाद, इसमें कोई विवाद की संभावना नहीं दूर दूर तक, क्योंकि हम किसी को हे दृष्टि से देख ही नहीं रहे, हम किसी का तिरस्कार कर ही नहीं रहे। बल्कि यद्यपि है कि आपने हमारे लेख में देखा होगा, मूल लेख में, कि समावेशी काल की कुछ सीमाएं भी हैं। वह लेख में है, वो हम यहाँ पर नहीं इसका चर्चा करेंगे कि समावेशी काल की कुछ सीमाएं भी हैं, और उसको एक आभासी मीटिंग में उस पर विस्तार से चर्चा की हुई थी। आज जैसा कि कहा, मुख्य वक्ता ने भी कहा कि आज का साहित्य केवल किताबों तक सीमित नहीं है, आज इंटरनेट पर भी है और बहुत सारे अन्य माध्यमों पर भी है, जिसके माध्यम से ऐसा नहीं कि साहित्य जो आजकल के बच्चे पढ़ रहे हैं, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, ऑनलाइन जो पढ़ रहे हैं, वो पढ़ रहे हैं, तो हम उसको ये नहीं कहेंगे कि ये साहित्य की उसमें विकास में अवरोध नहीं है। इसको भी हमें समग्र रूप से देखने की जरूरत है। लेकिन हाँ, यह भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि कहीं हम अपनी परंपरा से कटने न पाए, हम किताबों की ओर देखना ही बंद कर दें, हम किताबें पढ़ना ही, पुस्तकें पढ़ना ही बंद कर दें। ऐसा भी नहीं होना चाहिए। हमें पुस्तकें पढ़ना भी चाहिए और पढ़ना ही होगा, क्योंकि जो हम नेट पे या गूगल के माध्यम से जो कुछ भी पढ़ेंगे, ये जो जैसे हमारा जो है चलचित्र है या जो है हमारा ये फेसबुक इसका है, ये पर्दा जो है, स्क्रीन बिल्कुल चलायमान रहती है, तो इससे जो हम ज्ञान अर्जन करते हैं वो ज्ञानार्जन भी चलायमान रहता है, ज्यादा देर तक टिक नहीं पाता है, जो मैं समझता हूँ। लेकिन जब आप किसी पुस्तक का गहनता से अध्ययन करते हैं, उसका जो है, उस पर जो है जब अध्ययन करते हैं, वो कहीं ज्यादा समय तक टिकता है। अभी भी हम लोग पहले के जो उस समय बाल्यकाल में जो पुस्तकें पढ़ी होंगी, बहुत समय की उस समय की कविताएं, कहानियां अभी भी कंठस्थ हैं। क्यों? क्योंकि पुस्तकों द्वारा पढ़ी गई हैं और पुस्तकों को बार बार उस कविता को रिपीट किया है और वो कंठस्थ हो गई। बार बार करते हुए, पाठ करते 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 वो जो है कंठस्थ हो गई है। तो सबसे बड़ी चीज कि यह समावेशी काल हमारा निर्विवाद काल है, इसमें कोई भी जो है विवाद नहीं है। दूसरी चीज, यह किताबों तक साहित्य सीमित नहीं है। इसमें हम ऐसा नहीं कहें हम पुस्तकों तक सीमित रखें, नेट मीडिया पे भी जो है वह भी हमारा। अब देखिए, हम लोग आभासी मीटिंग कर रहे हैं, पूरा भारत जुड़ा हुआ है,
कुछ समय बाद स्थिति यह आएगी कि जो विदेशों के लोग भी जो है वहां के लोग भी जुड़ेंगे। तो यह इसलिए कि तकनीक के माध्यम से हुआ। पहला 1850 और उस समय का आधुनिक काल और इस समय का जो है कि हम लोग जो है एक समय में पूरे भारत के लोग जो है इसमें जुड़े हुए हैं। दूसरी चीज यह है कि समावेशी काल में मुख्य रूप से 3-4 मुख्य घटक हैं। एक तो हम परंपरा से जुड़ रहे हैं। पहले जो बीच का समय आया था, लोग परंपरा से कट गए थे। परंपरा से कट गए थे कि मतलब जो जैसे मुख्य वक्ता ने भी कहा और पहले की भी मीटिंग में कि पहले छंदों को जो है जो लोग छंद लिखते थे वो लिखते थे उनको हे दृष्टि से देखा जाता था। कहा जाता था यार ये तो तुकबंदी है, ये पिछड़ी कविता है, ये पिछड़े काल के जो है ये साहित्यकार है। नहीं, हम एक तरफ निराला की वो करते हैं, एक तरफ उनकी वो करते हैं, लेकिन अगर जो हम निराला को देखें तो निराला कितने बड़े छंदबद्ध साहित्यकार थे, उनकी छंदों पर कितनी बड़ी पकड़ थी। उसके बाद उन्होंने जब भाव इतना प्रबल हो गए, छंद अपने आप टूट गए। तो ऐसा नहीं कि जो छंद में लिख रहा है तो वो जो है पिछड़ा साहित्यकार है। छंदों की वापसी हुई है कि जो छंदों में लय, गति, ताल, ध्वनि और जो है अलंकार होते हैं उनका अपना एक अलग लालित्य है। लेकिन छंद मुक्त कविता भी अपने आप में महत्वपूर्ण है। लेकिन एक चीज और जो इस युग में हुई है वह यह है कि यह निश्चित रूप से है या उपन्यास, महाकाव्य, प्रबंध काव्य और इसका समय नहीं है। यद्यपि जो लोग लिख रहे हैं वो लोग जो है बिल्कुल बधाई के पात्र हैं, लिख रहे हैं और बड़ा साहस की बात है। मैं आज तक 1-2 बार जो सोचा कि उपन्यास कोई लिखूं, खंड काव्य लिखूं, महाकाव्य लिखूं, लेकिन हिम्मत ही नहीं पड़ पाई। बहुत बड़ी हिम्मत और बड़ी धैर्य की बात है। तो आज लिखने वाला भी, उसके लिए भी बड़ी हिम्मत और धैर्य की भी आवश्यकता है और उससे ज्यादा कहीं पढ़ने वाले के लिए भी। आज उपन्यास पढ़ने के लिए जो है लोगों में उतना धैर्य नहीं है, समय नहीं है और उतनी एकाग्रता भी नहीं। आज देखिए कहानियों के बजाय लघु कथा ने जो है अपना जो है वो कर लिया। लघु कथाएं जो है कहीं ज्यादा जो है प्रभावी हो गई। अभी इसी वर्ष मेरा तर्कस के तीर लघु कथा संग्रह निकला है अद्वित पब्लिकेशन से, अद्वित प्रकाशन दिल्ली से। तो यह एक चीज है कि लघु कथाओं का बोलबाला है। दूसरी चीज, जैसा कि पहले बाल साहित्य को हाशिए पे रखा जाता था, लेकिन मेरा मानना है कि बाल साहित्य लिखना अपने आप में बहुत कठिन है। बाल साहित्य लिखने के लिए, बाल कविता लिखें या बाल कहानी लिखें, उसके लिए आपको पहले बच्चा बनना पड़ेगा। आप अगर जो पंडित होकर, विद्वान होकर अगर चाहेंगे बाल साहित्य लिखना, आप नहीं लिख सकते। बाल साहित्य लिखने के लिए आपको बाल मन की आवश्यकता पड़ेगी, जहां पर सरल, सहज और स्वाभाविक अभिव्यक्ति हो। आप सीधी सपाट बात कर सकें और आपके दिल से निकली हुई बात या आपकी कलम से निकली हुई बात बच्चे के दिल तक समा जाए, उसके दिमाग तक समा जाए। अभी भी पहले पुराने काल की लोरियां और जो है ये कविताएं, ये सब पूरा हुआ। तो एक तो जैसे छंदों की वापसी, हम लोग परंपरा से जुड़ रहे हैं, धर्म के उस पर भी देखिए हम परंपरा से जुड़ रहे हैं। भारतीय संस्कृत का उत्थान हो रहा है, उद्घोष हो रहा है और साथ ही देखिए हम परंपरा से जुड़ते चले जा रहे हैं। यह समावेशी काल के साहित्य की सबसे बड़ी चीज है। यह यद्यपि मैं ये नहीं कहता हूं, मैं मार्क्सवाद की आलोचना नहीं करूंगा, वामपंथियों की आलोचना नहीं करूंगा, लेकिन वामपंथी काल में सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक ये था कि इन्होंने परंपरा का परित्याग करना शुरू कर दिया, उसमें परंपराओं से हर तरह से। लेकिन अब ये फिर ये जो युग आया है, ये काल आया है, ये हम परंपरा से जुड़ रहे हैं। भारतीय संस्कृत का उत्थान हो रहा है, जड़ों से जुड़ रहे हैं। हम लोग तनाव में भले हैं, आज का समाज जो है आदमी तनाव में है, भीड़ में, जैसे मैं एक गजल के माध्यम से कहूं कि भीड़ में तन्हा खड़ा है आदमी, खुद की लिखी गजल है कि भीड़ में तन्हा खड़ा है आदमी, आज खुद से ही डरा है आदमी, नित अहम की मैं में रहता झूमता, खूब ही चिकना घड़ा है आदमी।
और जो है आदमी जैसे जैसे बुजुर्ग होता है मोह माया बढ़ती जाती है। देखिए अब लौ भी धीमी हो रही, देखिए अब लौ भी धीमी हो रही, मोह माया में पड़ा है आदमी, जीतने को जग सिकंदर की तरह, हर समय खुद से लड़ा है आदमी, भीड़ में तन्हा खड़ा है आदमी, आज खुद से ही डरा है आदमी। तो यह जो है गजल को पहले, मैं गजल सुनाने का अभिप्राय यही था कि गजल पहले हिंदी साहित्य में नहीं लिया जाता था, लेकिन समावेशी काल की सबसे बड़ी चीज कि आज जनमानस को स्वीकृति मिली है गजल की। जो गजल लिखने वाले लोग हैं उनको जो है स्वीकृति मिली, और लोग जो है दो दो पंक्तियों के जो है शेर जो है बहुत जनमानस में लोकप्रिय हो रहे हैं। तो क्यों ना हम अपने हिंदी साहित्य में शामिल करें गजल या सजल, इसको हिंदी साहित्य में समावेश करना चाहिए। यही समावेशी काल की विशेषता है। आप देखिए मुक्तक और दोहे ये कितने पॉपुलर हो रहे हैं, लोकप्रिय हो रहे हैं। अभी मैं 20 दिसंबर 2025 को मुझको माननीय राज्यपाल द्वारा जो सम्मान मिला, मेरी अखिल दोहा सतसई पर ही मिला, जिसमें मेरे करीब 750 दोहे हैं, लगभग 40 विषयों पर लिखे गए दोहे हैं। तो वो दोहा विधा की लोकप्रियता का प्रमाण है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैंने लिखे, दोहा बहुत से लोग लिखे हैं। आप जब दोहा लिखते हैं, गजल लिखते हैं, या घनाक्षरी लिखते हैं, या कोई अन्य मुक्तक लिखते हैं, तो गागर में सागर भरने का काम करते हैं, क्योंकि वहां पर आपके पास मीटर भी है, पैमाना भी है। उसी पैमाने में ही पता चला आपका छोटा सा गिलास है, उसी में पूरा जो है आपको गागर भरनी है, और उसी में भावों का सागर भी भरना है। ये छोटा काम नहीं होता, बहुत ही कठिन कार्य होता है कि आपको 2 पंक्तियों में ऐसी बात कहनी है कि वो कालजयी हो जाए। तो इसीलिए कि इसमें हमें बाल साहित्यकार को भी शामिल करना है, हमें गजल को भी सम्मिलित करना है, हमें छंदबद्ध कविताओं को भी सम्मिलित करना है, हमें छंद मुक्त कविताओं को भी शामिल करना है, और एक चीज और कि हमें बोलियों में सृजित कविताओं को भी शामिल करना है। जो क्षेत्रीय बोलियां हैं उनमें जो सृजित साहित्य है उसको भी समावेशी काल में सम्मिलित करना है। आज देखिए कोई भी त्योहार होता है कोई भी भारतवर्ष में, तो केवल उस क्षेत्र विशेष का नहीं है। अभी देखिए छठ पूजा हुई, तो छठ पूजा ऐसा नहीं कि छठ पूजा केवल जो है बिहार का त्योहार बन के रहा। जहां जहां पर है बड़े धूमधाम से छठ पूजा, आप लोग अपने अपने जहां जहां जिस जिन शहरों में होंगे वहां छठ पूजा मनाई गई। पोंगल त्योहार है, बिहू त्योहार है, ये अन्य त्योहार है। तो वहां पर क्या होती है, भावों की जो अभिव्यक्ति होती है वह भावों की अभिव्यक्ति क्षेत्रीय बोली में होती है। और जो क्षेत्रीय बोली का जो एक सौंदर्य विधान है, जो सुंदरता है, जो आंचलिकता की सौंदर्यता है, वह अपने आप में बहुत दिव्य और भव्य होती है। दिव्य, भव्य और नव्य। तो उसका सौंदर्य हम खड़ी बोली से नहीं ले सकते। लोकगीत जब लिखे जाते हैं, लोकगीतों में जो चीजें होती हैं या जो हमारी चीज है, तो हम ये भी देखेंगे 21वीं सदी में जो हमारा बोलियों में रचित साहित्य है, बोलियों में जो साहित्य रचा गया है, उसको भी समावेशी काल में शामिल करें। मैं इस पर अभी एक लेख भी लिखा हूं जो इसमें शामिल होगा, जो है क्षेत्रीय बोलियां, हिंदी की क्षेत्रीय बोलियां एक समावेशी दृष्टि, कि हम कहीं ऐसा ना हो। इसके पीछे एक बहुत बड़ा मैं बता रहा हूं कि कुछ लोगों का कुचक्र भी है कि हिंदी को उनकी बोलियों से अलग कर दीजिए, हिंदी कमजोर हो जाएगी। आज हम अगर जो हिंदी की बोलियों में अगर जो रामचरितमानस को अलग हटा दें, सूरदास के पदों को हम अलग हटा दें, कबीर की साखी शबद और रामायणी को अलग हटा दें, तो क्या हम हिंदी साहित्य की कल्पना कर पाएंगे? जायसी के पद्मावत अलग हटा दें, या विद्यापति के जो है पद, नरसिंह मेहता, जो भी हैं हमारे जो क्षेत्रीय बोलियों में लिखा गया है, हमारा हिंदी साहित्य की जड़ें आदिकाल से शुरू, न कि केवल आधुनिक काल से। तो यह मैं जरूर सभी विद्वानों को कहना चाहूंगा
और मैं इसलिए कहना चाहूँ कि हम सीधे सपाट बयानी, एक तो मैं पुलिस विभाग का हूँ तो मैं सीधी सपाट बयानी हूँ। अगर जो FIR करनी है तो FIR करनी है, अपराधी सिद्ध करना तो अपराधी सिद्ध करना है। टीचर वाली बात मैं नहीं कह पाता हूँ, गोल मोल बात नहीं कह पाता हूँ कि नहीं ऐसा है तो ऐसा ही होगा। तो जो अगर दोष है सामने वाले का तो खुलकर कहेंगे कि नहीं भाई वो दोषी है। अगर जो अपराधी है तो उसको कहेंगे नहीं भैया आप अपराध कर रहे हैं, आप इस धारा के मुलजिम हैं, आपके ऊपर FIR होगी। तो यही बात अगर जो एक्चुअली जो है हम लोगों को जब समावेशी काल की बात कहें तो हमें निश्चित रूप से कहना पड़ेगा क्या चीज है और क्या चीज नहीं है। जब इसमें हम सीधे सीधे उसको वो करेंगे। अब एक चीज और हम ये कहना चाहेंगे कि अब हम कैसे ऐसी योजनाएं बनाएं, जैसा कि आनंद जी ने कहा कि हम लोगों का 1 वर्ष हो गया ऑनलाइन मीटिंग करते करते, कि कैसे इसका प्रचार प्रसार करें। एक तो सभी लोग जो भी विद्वान हैं जहाँ के हैं तो समावेशी काल पर अपने अपने क्षेत्र में और अपनी अपनी संस्था के माध्यम से चर्चा परिचर्चा आयोजित करें और उसका प्रचार प्रसार करें। जो जहाँ पर इस समावेशी काल पे अपने अपने क्षेत्र पे और जो विभिन्न संस्थाओं के संस्थापक हैं या जुड़े हुए हैं तो अपनी संस्था के माध्यम से चर्चा परिचर्चा आयोजित करें। साथ में अभी जैसे उमेश जी ने बताया कि विभिन्न हमारे शोधार्थी हैं, विभिन्न विद्वान हैं, आप लोग वार्ता ही न करें, उस वार्ता को लेखनीबद्ध भी करें। आपकी विद्वता की परख यही है, आप कितने विद्वान हैं तभी आपके विद्वान होने का प्रमाण आपकी लेखनी ही देगी। आप बहुत अच्छा बोलते हैं, आप वक्ता अच्छे हो सकते हैं, लेकिन आप कितने बढ़िया लेखक हैं तभी आपने, क्योंकि लेख लिखना मैं समझता हूँ साहित्य में लेख लिखना सबसे कठिन है, क्योंकि एक लेख लिखने में जो है आपको पूरी विद्वता निचोड़नी पड़ती है, पूरा जो है बिल्कुल सोमरस भरना पड़ता है, बिल्कुल अमृत भरना पड़ेगा, क्योंकि लेख में आप विषयांतर नहीं हो सकते। तो मैं जो शोधार्थी हैं सभी लोगों को, अन्य विद्वान हैं, मैं चाहूंगा आप लोगों के सामने कुछ लेखों का वो दिया गया था, टाइटल दिए गए हैं, शीर्षक दिए गए। इसके इतर भी जो जिस विधा का है वो उस विधा से संबंधित लेख लिखे, उसको जो निःशुल्क प्रकाशित किया जाएगा। ये पत्रिकाएं तो है ही हैं, इसके अलावा भी जो भारतवर्ष की जितनी पत्रिकाएं हैं जो भी हैं और जो लोग भी सम्मिलित होना चाहेंगे, अभी श्री साहित्य अमृत पत्रिका थी, श्री प्रेमपाल शर्मा जी उसके संपादक हैं, वो हमसे मिले थे, हमारी उनकी मुलाकात हुई थी। तो राष्ट्रीय स्तर की भी जो पत्रिकाएं हैं वो भी इसमें शामिल होंगी, वो समावेशी काल के अवधारणा को आगे बढ़ाएंगी। तो ये चीज है। और इसके अलावा जो अन्य प्रांतों में जो लोग हैं जो इससे जुड़े हुए हैं, हमारी समिति के लोग भी हैं, तो अपने अपने क्षेत्र के समर्पित एवं सशक्त साहित्यकारों की सूची बनाए जो 21वीं सदी के हैं। वह कवि हों, कहानीकार हों, नाटककार हों, निबंध लेखक हों, समीक्षक हों, समालोचक हों, गजलकार हों, बाल साहित्यकार हों, उनको सूची बनाए, उनको जोड़ें। मैं चाहूंगा हर एक प्रांत में हमारी यह संस्था खड़ी हो, राष्ट्रीय स्तर पर तो हमारी ही है, आप लोग अपने अपने प्रांत पे भी इसका वो करें, विभिन्न पत्रिकाएं भी इसके साथ सम्मिलित हो, तभी यह समावेशी का वो जो है उसका वो है। यह विचारधारा केवल कुछ चंद लोगों की नहीं, बल्कि यह समस्त हिंदी साहित्य, हिंदी प्रेमियों की है, जो आंशिक जो बोलियों में भी सृजित साहित्य करते हैं, दक्षिण भारत की भी है, पूर्वोत्तर भारत की भी है, प्रवासी भारतीयों की भी है। तो मैं इस चीज को लेते हुए कह रहा हूं कि हम लोग इसमें जो है अपनी बात कहें, साथ में हमारी जो समस्याएं भी हैं तो साहित्य में उनके संबंध में लिखे। हाँ, एक चीज और रह गई कि जैसे विमर्श की बात, तो मेरा मूल आलेख लोगों ने देखा होगा, विमर्श युग भी समावेशी काल का एक हिस्सा है। इसको उसके लिए मैंने जो है हम लोगों ने मतलब 2001 से लेकर 2010 तक का समय जो है विमर्श काल के लिए ही हो रखा है, जिसमें दलित विमर्श हो, स्त्री विमर्श हो, आदिवासी विमर्श, किन्नर विमर्श आदि, इस पर जो लेख लिखे गए, साहित्य लिखा गया वो है। और वाकई विमर्श है क्या?
विमर्श भी समावेशी काल का ही एक पार्ट है। जैसे लेजर बीम है, लेजर बीम क्या करती है, किसी समस्या विशेष पर समस्या विशेष की समस्याओं को लेकर जो है क्षेत्र, किन्नर विमर्श है तो किन्नर की समस्याओं को लेकर किया गया। स्त्री विमर्श है, स्त्री की समस्याओं को लेकर, उनकी मनोभावनाओं को लेकर जो है वो सब सारी चीजें की गई हैं। तो यह विमर्श भी हमारे समावेशी काल का पार्ट है। कुछ विद्वान लोग कहते हैं कि नहीं, विमर्श इसमें शामिल होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। नहीं, विमर्श भी हमारे समावेशी काल का है। जैसा मुख्य वक्ता डॉक्टर गुणशेखर जी ने कहा, हमें बच्चे की बात सुननी है, हमें माँ की बात सुननी है, हमें पिता की बात सुननी है, हमें वृद्धजनों की भी बात सुननी है। आज और भी जो भी परिवार में हमें हर एक की बात सुननी है, किसी को हाशिए पे नहीं रखना है। तो इन सब चीजों को लेते हुए मैं पुनः आप लोगों को कहता हूं कि एक नववर्ष पर मैं एक कुंडलिया छंद के माध्यम से कि खुशहाली नववर्ष पे रहे आपके द्वार, खुशहाली नववर्ष पे रहे आपके द्वार, मन में उल्लास हो, खुशियां मिले हजार, खुशियां मिले हजार, सदा हो सुखद सवेरा, खुशियां मिले हजार, सदा हो सुखद सवेरा, रोग शोक सब मिटे, रोग का मोह का उखड़े डेरा, अखिल आपके मुख की बढ़े सदा ही लाली, अखिल आपके मुख की बढ़े सदा ही लाली, जिधर घुमाए नजर दिखे हरदम खुशहाली, जिधर घुमाए नजर दिखे हरदम खुशहाली। और कल हमारा राष्ट्रीय पर्व गणतंत्र दिवस है, उस पर मैं 4 पंक्तियों में अपनी बात कहता हूं कि करो प्रतिज्ञा आप सभी मिल, देश नहीं बंटने देंगे। बहुत बड़ी बात मैं कह रहा हूं, किसी स्तर पर हमारा देश एक रहना चाहिए, ये मूल भावना है कि करो प्रतिज्ञा आप सभी मिल, देश नहीं बंटने देंगे, भारतवासी बनकर हम सब एक रहे हैं, एक रहेंगे, कोटि कोटि कंठों से गूंजे आज यही स्वरधारा, कोटि कोटि कंठों से गूंजे आज यही स्वरधारा, हम सारे हैं भारतवासी, भारतवर्ष हमारा, हम सारे हैं भारतवासी, भारतवर्ष हमारा। जय हिंद, वंदे मातरम। वंदे मातरम सर। बहुत बढ़िया सर जी, बहुत बहुत आभार, धन्यवाद आपके अध्यक्षीय भाषण के लिए। काफ़ी बिंदुओं पर आपने प्रकाश डाला। जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा था कि यह पूरा इस विचारधारा का सूत्रपात आपने ही किया है और लगातार आपके मार्गदर्शन में हम इस विचार को जन जन तक इस आभासी पटल के माध्यम से या अन्य जो हमारे स्रोत हैं उसके माध्यम से हम पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। वास्तव में आपने सही कहा कि हमारी जो समावेशी साहित्य है 21वीं सदी की, उसको न तो किसी वाद में पढ़ना है, न किसी विवाद में पढ़ना है, न हड़बड़ी में पढ़ना है, न गड़बड़ी में पढ़ना है। और जो आपने एक अपने गजल के ही 4 पंक्तियां यहाँ पर रखी थी, भीड़ में तन्हा खड़ा है आदमी, तो हमें इस प्रकार के साहित्य, समावेशी समाज और समावेशी साहित्य का सृजन करना है कि कोई भी तन्हा न रहे। हमारा जो परिकल्पना है वो सबके साथ खड़ा रहे और उनको सबल महसूस हो कि नहीं, यह जो विचारधारा है वह किसी विशेष वर्ग, किसी वाद परंपरा से नहीं, यह सबके लिए है, सबका साथ इसमें होना चाहिए। तो एक बार पुनः आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं और हम आज के इस आभासी संगोष्ठी के अंतिम पड़ाव पर हैं। अब मैं आग्रह करना चाहूँगा सुश्री साइना शबनम जी, आप शोधार्थी हैं महाराजा भरतमल ब्रिज विश्वविद्यालय भरतपुर राजस्थान में। केवल आप अपने को एक शोधार्थी के रूप में ही नहीं रखी हैं, आप एक अच्छी यूट्यूबर हैं, कंटेंट क्रिएटर हैं और साहित्य के क्षेत्र में काफ़ी सक्रिय है। तो मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आज के इस आभासी संगोष्ठी का धन्यवाद ज्ञापन करें। शुक्रिया सर आपका, और आप सभी का शुक्रिया। बहुत अच्छा वक्तव्य दिया है हमारे वक्ता सर ने, डॉक्टर गंगा प्रसाद शर्मा सर ने, और इनका जो उपनाम है गुणेश्वर, ये बिल्कुल अपने उपनाम को सार्थक करते हैं। इनके अंदर इतने सारे गुण हैं और हम क्या ही बताएं कि इन्होंने गागर में सागर भरने वाली पूरी क्रिया हमारे सामने दिखा दिया उन्होंने कि हाँ, किस तरह से गागर में इन्होंने सागर भरा है। गजलकार है, कविताकार है, इन्होंने IAS IPS की जो कविताएं हैं वो संग्रह किया। हमने इनसे सीखने के लिए काफी कुछ चीज मिलती है। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात जो कि हम इनसे इन्होंने हमारे लिए रखी है कि समावेशी साहित्य
इसकी नींव जो रखना है, ये जो पहल की गई है हमारे वक्ता सर के द्वारा और अध्यक्ष महोदय हमारे डॉक्टर अखिलेश निगम सर। तो अखिलेश निगम सर से तो मैं ये देख पा रही हूँ कि वो साहित्यकार भी हैं, साथ-साथ पुलिस की इतनी जो स्ट्रीम जॉब होती है, वो निभा रहे हैं, क्योंकि मैंने देखा है जितने भी पुलिसमैन हैं, ये कितने स्ट्रिक्ट होते हैं, लेकिन साहित्यकार कितना सॉफ्ट होता है। उसमें ये होता है कि वो भावों को उद्वेलित करता है। अलग-अलग पानी के छिड़काव से अलग-अलग उसमें से खुशबू आती है। सर में इतनी सारी क्वालिटीज़ हैं, हम उनसे ग्रहण कर सकते हैं और हम देख सकते हैं कि मुख्य वक्ता हमारे लखनऊ से हैं, हमारे अध्यक्ष सर हैं, ये उत्तर प्रदेश से हैं और जो हमारी स्वागत उद्बोधन हमारी श्रीमती शिप्रा जी ने की हैं, ये राजस्थान से हैं। मैं खुद दिल्ली से हूँ और हमारे संचालक महोदय हैं, श्रीमान उमेश सर जी, ये साउथ से हैं। हमारे जो बाकी के जो दर्शक हैं, वो भी अलग-अलग जगह से हैं। ये यानी कि हम यहाँ देख सकते हैं पूरे भारत को एकत्रित होते हुए और मैं आप सबका धन्यवाद करना चाहती हूँ। साथ-साथ मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ हमारे मार्गदर्शक जो समिति है, जिनके इतने सुंदर मार्गदर्शन में हमें ये सारे गुण मिल पा रहे हैं। हम ऐसे व्यक्तित्व को देख पा रहे हैं जो कि हमारे लिए एक आइडियल है। हमें कभी भी इनका एक सेकंड भी नहीं मिल सकता ऐसे, क्योंकि हम अपनी लाइफ में बिज़ी होते हैं। लेकिन एक पटल पे हमारे लिए ऐसा विषय लाना जो कि हिंदी साहित्य में 21वीं सदी नामकरण जैसा विषय जो लाना है, उसकी प्रासंगिकता बतानी है, परत दर परत हमारे सामने जो इतनी सरलता से खोल दिया है इन्होंने, वो बहुत ज़्यादा हमारे लिए महत्वपूर्ण है। और हमारे जो मार्गदर्शन समिति हैं, जिसमें प्रोफेसर हरिशंकर जी हैं, डॉक्टर अच्युतन जी हैं, डॉक्टर सी जयशंकर बाबू सर हैं, जो कि हमेशा हर दिन हमारे लिए मेहनत करते हैं। पर डे भी वो हमारे लिए मेहनत करते हैं, अच्छी-अच्छी चीज़ें पोस्ट करते हैं, इतने बिज़ी शेड्यूल में भी। वो साउथ से हैं और इतनी सुंदर उनकी हिंदी है। मेरी फैमिली मेरे साथ सुनती है सेमिनार। वो कह रहे, "नहीं, मैं मान नहीं सकता कि ये हिंदी क्षेत्र से नहीं है।" मैंने बोला, "अब्बा, सच में वो हिंदी क्षेत्र से हैं।" और परामर्श समिति है, उन्होंने इतना हमारे लिए किया और इस मतलब फ्रंट फेस पे ना होके भी उन्होंने हमारे लिए इतना किया, हमारे लिए सोच रहे हैं कि हमारे पास हो जो मौका मिलता नहीं है बच्चों के पास, जैसे कि मेरे पास नेट जेआरएफ नहीं है, हमारे पास बहुत मजबूरी होती है कि हाँ, जेआरएफ रहता है, हम अलग-अलग सेमिनार में जाते हैं, उसमें 2000 रुपए, 1000 रुपए दे के फिर उसके बाद जाना-आना सब खर्चा हम करते हैं, एक आर्टिकल के लिए। और फिर फैमिली से परमिशन, ये सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन आपने सर के ऑनलाइन के माध्यम से हमारे लिए फ्री ऑफ कॉस्ट मतलब कि आर्टिकल सबमिशन के लिए इतनी बड़ी अपॉर्च्युनिटी दी है, इतना बड़ा जो हमें पटल दिया है, उसके लिए मैं बहुत दिल के अंतिम छोर से आपका धन्यवाद करती हूँ और जितने भी हमारे श्रोता हैं, वो भी ज़रूर धन्यवाद करेंगे। जो आगे जो देखने वाले हैं इस ऑनलाइन माध्यम से, वो भी ज़रूर आपका धन्यवाद कर रहे होंगे सर। और जो हमारी परामर्श समिति में है, वो डॉक्टर दिनेश चंद्र जी हैं और डॉक्टर मोहन तिवारी सर हैं, डॉक्टर राजनारायण सर हैं और बाकी जो हमारी समिति है, मतलब सबका महत्व होता है, एक-एक ज़र्रे का महत्व होता है हमारी लाइफ में, वैसे ही आप सबका महत्व है। और जो दर्शक ऑल ओवर इंडिया और पूरे भारत, पूरे विश्व से जुड़े हैं, उनका भी बहुत-बहुत शुक्रिया। आप सबका होना बहुत ज़्यादा हमारे लिए महत्व रखता है। सिर्फ़ हमारा होना नहीं महत्व रखता। आप सार्थक करते हो किसी एक सेमिनार को कि वो कैसा रहा। शुक्रिया आप सबका। धन्यवाद। इतने सुंदर धन्यवाद ज्ञापन के लिए आपका भी आभार। और इसी के साथ आप सभी की गरिमा में उपस्थिति को मैं प्रणाम करता हूँ। और चूंकि सर ने हमने पहले ही कार्यक्रम के शुरुआत में ही कहा था कि कल हमारा 77वां गणतंत्र दिवस हम लोग हर्षोल्लास के साथ मनाएंगे, जहाँ पर भी रहे। दिल्ली में तो हम मनाते हैं, उसके साथ साथ भारत के विभिन्न प्रांतों में मनाएंगे। तो उन्हीं दो चंद लाइनों के साथ मैं इस कार्यक्रम को समाप्त करता हूँ आदरणीय अध्यक्ष महोदय की अनुमति से। आइए मिलकर गुनगुनाएं अपने गणतंत्र की गाथा, आइए मिलकर गुनगुनाएं अपने गणतंत्र की गाथा। राष्ट्र प्रथम हो मूल मंत्र, जय भारत भाग्य विधाता, जय भारत भाग्य विधाता। तो आप सभी की गरिमा में उपस्थिति को प्रणाम करते हुए
मैं इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करता हूं। फिर अगले महीने हम एक नए विषय, एक नए वक्ता के साथ हम उपस्थित होंगे। और जैसा कि अध्यक्ष महोदय ने बताया, डॉक्टर आनंद मोहन साहब ने बताया, और हमारे विभिन्न समितियों को विद्वान हैं, जो परामर्श समिति है, उनके मार्गदर्शन में हम इसको और प्रसारित करेंगे और तमाम माध्यमों से, और प्रयास करेंगे कि अधिक से अधिक लोग जुड़े, खासतौर पे हमारे युवा वर्ग, उनको इस जो विषय वस्तु है इसका पता चले, इसके बारे में सोचें, समझें और अंत में उसको लिखने का प्रयास करें, उसको कलमबद्ध करें। तो हम आप सभी की सक्रियता का उम्मीद रखेंगे, और आगे हमारे जो भी आभासी या भौतिक कार्यक्रम होंगे उसमें प्रयास करेंगे कि आप लोग यूं ही सक्रिय रहें और आप लोगों की आत्मीयता यूं ही बनी रहे। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप सभी को नमस्कार। नमस्कार।